हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए लेक्चर में। आज है डे 10। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। वन शॉट में कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के स्टार्टिंग में कुछ बात की हुई, चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ बातें बताई गई हुई हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताया गया है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के बारे में। ठीक है, इसमें बताया गया है कि लाइफ होती क्या है, कितने टाइप्स की डाइवर्सिटी वगैरह हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जो हमारी बायोस्फीयर है। ठीक है, अब देखो अलग अलग स्पेयर्स होती हैं, आप सभी लोगों को पता है। ठीक है कि अर्थ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। ठीक है, बायोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों में। तो बायो का मतलब होता है लाइफ, स्पेयर का मतलब वो गोला। ठीक है, वो गोला जिसमें लाइफ पाई जा रही है उसको हमने बायोस्फीयर नाम दे दिया है। ठीक है, तो इट कंटेन अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिनमें सब कुछ आ रहे हैं, विच रेंजिंग फ्रॉम प्लांट्स से स्टार्ट कर लो, उसमें एनिमल्स भी आ रहा है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ रहा है, सब कुछ आ जा रहा है उसमें। ठीक है, प्लांट भी आ रहा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ रहा, कोई पैथोजन आ रहा, सब कुछ आ जाएगा भैया। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब कुछ आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो बायोस्फीयर में काफ़ी वास्ट वैरायटी पाई जा रही है। ठीक है, डिस्पाइट दीज वैरायटीज, इस वैरायटी के बावजूद भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ द सेम बेसिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेम बेसिक मटेरियल या सेम बेसिक एलिमेंट और कंपाउंड से मिल करके ही बने हुए हैं। ठीक है, हमने कुछ केमिकल एनालिसिस की, उसकी बेसिस पर हमने पाया कि चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सभी के सभी एट द एलिमेंटल लेवल सेम है। ठीक, उनके में कुछ एलिमेंट पाए जा रहे हैं जो सेम है, जिनका वहाँ से ओरिजिन ही हुआ है। ठीक है, तो हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की क्या की, केमिकल एनालिसिस की, तो उससे कुछ बातें निकल करके आई। जैसे कि जब हमने प्लांट, एनिमल और माइक्रोबियल टिश्यू की एलिमेंटल एनालिसिस की, एलिमेंटल जांच की, तो हमें कुछ जैसे कि हमें कार्बन देखने को मिला, जैसे कि हमें हाइड्रोजन देखने को मिला, जैसे कि हमें ऑक्सीजन देखने को मिला, और जैसे कि हमें नाइट्रोजन देखने को मिला। इसके साथ ही साथ हमें और भी कुछ एलिमेंट्स देखने को मिले। ठीक है, और जब हमने सिमिलर एनालिसिस नॉन लिविंग मटेरियल्स के साथ की थी, जैसे कि अर्थ क्रस्ट हो गया। ठीक है, अर्थ क्रस्ट मतलब हम सॉइल वगैरह की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमें कुछ एलिमेंट्स की लिस्टिंग मिली, जिनमें ऑक्सीजन शामिल था, जिनमें सिलिकॉन शामिल था, जिसमें एल्यूमिनियम शामिल था, और जिनमें क्या शामिल था, आयरन शामिल था। ठीक, तो इस तरीके की लिस्टिंग हमें यहाँ देखने को मिली, और लिविंग में हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन देखने को मिले। ठीक है, अब इन एलिमेंटल कंपोजिशंस में सिमिलैरिटीज क्या थी। ठीक है, जो भी लिविंग टिश्यू या नॉन लिविंग मैटर्स थे, इनमें सेम एलिमेंट्स हमें देखने को मिले। दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स इन एब्सोल्यूट टर्म, देयर इज नो डिफरेंस इन द टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट। ठीक है, हमें किसी प्रकार का डिफरेंस देखने को नहीं मिला, इन सभी चीज़ों में हमें सिमिलैरिटी ही देखने को मिली, जितने टाइप्स के एलिमेंट मौजूद थे लिविंग और नॉन लिविंग में। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ रह गया था, जो उनकी रिलेटिव अबंडेंस थी। ठीक, कि मतलब वो किसमें कितना पाए जा रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो द एलिमेंट्स आर द सेम, द प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट डिफर्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, तो वो प्रोपोर्शन ही डिफर कर रहा था, कितना परसेंटेज पाया जा रहा है वो लिविंग में, कितना परसेंटेज पाया जा रहा है वो नॉन लिविंग में, सिर्फ यही डिफर कर रहा था। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ हायर रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपेयर टू नॉन लिविंग मैटर। ठीक, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की अबंडेंस ज़्यादा थी किनमें, लिविंग में। ठीक है, एज कंपेयर टू नॉन लिविंग। ठीक है, एज कंपेयर टू नॉन लिविंग, लिविंग में कार्बन और हाइड्रोजन की अबंडेंस हमें ज़्यादा देखने को मिली। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द रीजन फॉर दिस हायर अबंडेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि हमें हायर ऑर्गेनिज्म में इनकी अबंडेंस ज़्यादा क्यों देखने को मिली है, तो सभी को पता है दैट कार्बन फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलते हैं वो जनरली कार्बन के ही मिलकर के बने हुए होते हैं, तो कार्बन इज अ काइंड ऑफ बैकबोन ऑफ दैट। सच जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, पता है कार्बन होंगे इसमें, प्रोटीन्स हो गए, ये भी कार्बन के बने हुए होते हैं, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। ठीक, विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक, जो लाइफ के लिए जरूरी है वो एट द एंड किससे मिलकर बना हुआ, कार्बन से मिलकर बना हुआ। सेम टाइम पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इज अ की कंपोनेंट इन वाटर। ठीक, भाई पानी तो H2O से मिलकर बना हुआ कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
ठीक है, वो कार्बन के साथ मिल करके बना हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी सपोर्ट करता है एंड इट आल्सो हेल्प्स इन एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। नाउ इफ वी कंपेयर देम बोथ, कि अर्थ क्रस्ट से अगर कंपैरिजन करें हम, सो इन अर्थ क्रस्ट एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम आर मोर अबंडेंट while कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन मच स्मॉलर क्वांटिटीज, ठीक। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और इस टाइप्स के जो एलिमेंट्स थे वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे थे एज कम्पेयर टू कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कि हमें लिविंग में ज़्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिफरेंस, क्यों ऐसा देखने को मिला? सो द वेरिएशन इन एलिमेंटल कंपोजिशन एक्सप्लेन्स व्हाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सस्टेन लाइफ प्रोसेस व्हाइल द अर्थ क्रस्ट रिमेन इनर्ट एंड लाइफलेस, ठीक। तो ये बता रहा है कि जो एलिमेंट्स लिविंग में पाए जा रहे हैं उनकी वजह से ही जीवन पॉसिबल हो पा रहा है, जीवन संभव हो पा रहा है, ठीक। इसीलिए वो अर्थ क्रस्ट में नहीं पाए जा रहे हैं, ठीक है। और अगर वो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है तो अर्थ क्रस्ट भी इज काइंड ऑफ लिविंग थिंग हो जाती, ठीक है। तो वो अर्थ क्रस्ट में नहीं पाया जा रहा है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है। तो वही बता रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने का मतलब ये है कि वो लाइफ प्रोसेस को सस्टेन कर पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पा रहे हैं, ना कि अर्थ क्रस्ट में पाए जा रहे हैं, ठीक है। और अर्थ क्रस्ट में वो अगर पाए भी जा रहे हैं तो वो इनर्ट और लाइफलेस रह रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि इन केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज कैसे करना है, इनकी एनालिसिस कैसे करनी है, ठीक है, तो वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो है कि पर्पस क्या है हमारा, इस केमिकल एनालिसिस को करने का पर्पस क्या है। तो हमें उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पता लगाना है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, उसके बारे में हमें पता लगाना है। इसके साथ ही साथ टू दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंडिंग द कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमें लिविंग टिश्यू की कंपोजिशन के बारे में भी पता चल जाएगा अगर हम उनकी केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें हमने सैंपल के सिलेक्शन किस प्रकार किए हैं, तो एनी लिविंग टिश्यू कैन बी यूज, ठीक है, किसी भी प्रकार के लिविंग टिश्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि प्लांट टिश्यू में बात करें तो हम वेजिटेबल्स ले सकते हैं, और एनिमल टिश्यू में पीस ऑफ लीवर टिश्यू की बात की गई हुई है, ठीक है, कि हमने लीवर को ले लिया है, और प्लांट टिश्यू में हमने कोई भी वेजिटेबल ले लिया, ठीक। अब इनको करना क्या है, तो सिंपल प्रोसेस है कि इसको आपको मोटार एंड पेसल में इसको कूटना है, ठीक है। घर पे आप सभी ने देखा होगा कि एक खुन्नी इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें मम्मी अदरक कूटती हैं चाय बनाने के लिए, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल किया गया है और उसमें इस तरीके से उसको डाल करके अच्छे से उसका पेस्ट बनाया गया उसको, ठीक है, उसको अच्छे से इसमें से पेस्ट बनाया गया उसका, ठीक है। सो द टिश्यू इज ग्राउंड यूजिंग अ मोटार एंड पेसल। नाउ उसके बाद उसी भूनने के दौरान इसमें हमने ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड डाला हुआ है, वी यूज ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला है CCl3COOH, ठीक, CCl3COOH विच एडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक। ये क्या करता है, ये जो भी टिश्यू है ये उसको ब्रेक डाउन करता है, दिस ब्रेक डाउन द टिश्यू एंड रिलीजेस इट्स केमिकल कंपोनेंट्स, ठीक। और उन सभी केमिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक स्लरी फॉर्म होती है, ठीक है, ग्राइंडिंग प्रोसेस के बाद एक थिक स्लरी बनती है जिसमें ब्रोकन सेल्स के साथ साथ डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और ये मॉलिक्यूल किसमें डिजॉल्व हो गए होते हैं, ये डिजॉल्व हो गए होते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, ठीक है ना। अब हमने इसको स्लरी बना लिया, पेस्ट टाइप में बन चुका है, ठीक। अब इसको हमें सेपरेट करना है, ठीक है। सो दिस स्लरी इज स्ट्रेन थ्रू चीज क्लोथ और कॉटन को, ठीक। तो इसमें चीज क्लोथ या फिर कॉटन क्लोथ का इस्तेमाल करके हम स्लरी को क्या करते हैं, स्ट्रेन कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक। तो हमें इससे दो पार्ट मिलते हैं, सबसे पहला होता है फिल्ट्रेट, दूसरा होता है रिटेंटेट, ठीक। फिल्ट्रेट वो पार्ट होता है जो एसिड सॉल्युबल पूल होती है, ठीक है, मतलब जो चीज एसिड में घुल चुकी है वो फिल्ट्रेट के तौर पे बाहर आ जाएगी। इट कंटेन स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड दैट आयंस विच डिजॉल्व इन एसिड, ठीक। और वो हमें मिले हैं जो एसिड में कैसे हैं, डिजॉल्व हैं, वो हमें मिला है, ठीक। वहीं अगर हम रिटेंटेट की बात करें तो इसमें हमें एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन मिला हुआ है। इट कंटेन मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स हो गए, पॉलीसेकेराइड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, और वो मिले हैं जो
एसिड में डिजॉल्व नहीं हुए, दैट डू नॉट डिजॉल्व इन द एसिड, ठीक। तो जो नहीं डिजॉल्व हुए वो रिटेंटेट, और जो फिल्टर आउट हो गए वो फिल्ट्रेट, ठीक। फिल्ट्रेट वाला कैसा है, एसिड सॉल्युबल पार्ट है, और रिटेंटेट वाला कैसा है, एसिड इनसॉल्युबल पार्ट है, ठीक। नाउ अब इससे ही हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी मिली थी, ठीक है। सो दिस साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एसिड सॉल्युबल पूल्स, ठीक है। उस एसिड सॉल्युबल पूल्स में करीब 1000 से ज़्यादा उन्होंने अलग अलग कंपोनेंट्स को, अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई किया, ठीक। अब इसमें कुछ एसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स शामिल थे, ठीक है। उनका नाम दिया गया हुआ जैसे कि अमीनो एसिड पाया गया, ठीक। दिस इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, ठीक। सभी को पता है कि प्रोटीन किससे मिलकर के बना हुआ, तो अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ। इसके साथ ही साथ हमें शुगर देखने को मिला, ठीक, विच इज द एनर्जी सोर्स एंड द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ओके। नाउ इसके साथ हमें लिपिड देखने को मिला, ठीक, जैसे कि फैट और ऑयल्स हो गए, ठीक। साथ ही हमें न्यूक्लियोटाइड देखने को मिला, विच इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ हमें एसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स भी देखने को मिले उसमें। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एनालिसिस, ये हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हेल्प्स इन स्टडिंग द बायोकेमिकल प्रोसेस, जैसे कि एनर्जी ट्रांसफर हो गया, सेलुलर फंक्शन हो गया, ठीक। इन सभी चीज़ों को समझने में हेल्प करता है, ठीक। अगर हमें ये पता रहेगा कि किस टाइप के एलिमेंट के साथ हम डील कर रहे हैं तो वो चीज़ें इन जनरल हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एनालाइजिंग लिविंग टिश्यू टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। So, to identify any kind of organic compound from a living tissue, there are some kind of process which are done to identify those component in the living tissue, ठीक है। जैसे कि पहला एक्सट्रैक्शन, देखो आप किसी भी चीज़ को जब तक एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे आप उसके बारे में पता नहीं लगा सकते। तो सबसे पहला काम होता है कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द कंपाउंड, उस कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किससे, टिश्यू से, ठीक। उस टिश्यू से हम उस कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। हम वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स लगा रहे हैं टू आइसोलेट एंड प्यूरिफाई द कंपाउंड, ठीक। अब देखो हमने टिश्यू से अलग तो कर लिया बट उसके बावजूद भी वो कंपाउंड हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिला है, ठीक। उसमें अभी भी कुछ चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। उसमें अलग अलग कंपाउंड मिले हुए हैं, कुछ उसमें वेस्ट मटेरियल मिला हुआ है, ठीक है। कुछ उसमें जो एसिड वाला पार्ट था हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, वो भी मिला हुआ है उसी में, ठीक। तो हमें उसको वहाँ से सेपरेट आउट करना है कि हमें सिर्फ वो कंपाउंड ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक। तो उसको आइसोलेट और प्यूरिफाई करने के लिए हम अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, सेपरेट कर लिया, अब बारी आती है एनालाइज करने की, ठीक। तो हम एनालिटिकल टेक्निक्स लगाते हैं, मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स लगाते हैं जिससे हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। जैसे कि हमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चलता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमें उसकी प्रोबेबल स्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। अब कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं जो लिविंग टिश्यू में पाए गए, ठीक है। तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जो लिविंग टिश्यू में मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स, ठीक। जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पाए गए हैं अब तक या मिले हैं हमें लिविंग टिश्यूज़ में, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएंगे अमीनो एसिड्स, इसमें आ जाएंगे न्यूक्लियोटाइड बेस, एंड इसमें आ जाएंगे क्या, फैटी एसिड्स, ठीक। नाउ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की बात करें और कंपाउंड्स की बात करें जो हमें किस में मिले हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिले हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड्स, ठीक। नाउ टू आइडेंटिफाई दिस अ डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। क्योंकि देखो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स वो होते हैं कि हमने अगर नुकसान पहुंचाए तो वो उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बट नॉन जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं उनमें दिक्कत नहीं होती, ठीक है। वो हमें एट द एंड मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल किया हुआ है, मतलब कि हमने सबसे पहले वेट वेट लिया हुआ। वेट वेट क्या होता है, वो स्मॉल अमाउंट टिश्यू होता है, ठीक है। किसी भी चाहे लीफ हो गया, लिवर हो गया, ठीक है, वो एज इट इज़ लिया जाता है, ठीक है। जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में अगर हम जैसे मान लो पेड़ से पत्ते तोड़े, उस पत्ते को जब हम वेट करेंगे तो वो उसका वेट वेट कहलाएगा, ठीक। क्योंकि उसमें पानी भी है और भी कंपाउंड्स हैं अवेलेबल हैं अभी भी, ठीक। अब ड्राई वेट क्या होता है, जब हम सारा पानी रिमूव कर देते हैं थ्रू ड्राइंग, ठीक, जिससे सिर्फ हमें क्या मिलता है, एक ड्राई वेट मिलता है पीछे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग या फिर उसको बोलते हैं ड्राई वेट, ठीक। अब जो हमें ड्राई फॉर्म में मिला हुआ है चीज़, उसको हम क्या करेंगे, जलाएंगे, बर्न करेंगे। तो इससे क्या होगा, बर्न करने से जो भी कार्बन के कंपाउंड्स होंगे, ठीक, वो सारे के सारे तो उड़ जाएंगे गैसियस फॉर्म में, ठीक। पानी होकर बचा होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स होंगे वो हट जाएंगे, ठीक। अब जो
ऐश के फॉर्म में बचेगा, राख के फॉर्म में बचेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड ही मिलेंगे हमें। और सबको पता है कि रिमेनिंग मटेरियल को ऐश बोलते हैं, राख बोलते हैं। इसमें हमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक। इसके साथ ही साथ हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, जैसे सल्फेट्स हो गए, फॉस्फेट्स हो गए, ठीक, जो कि हमें किस में देखने को मिले थे, फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक, जो एसिड में सॉल्युबल हो जा रहे थे उनमें हमें देखने को मिला था ये। नाउ if we talk about the elemental and compound analysis of living tissue, so elemental analysis की बात किया तो it determine the basic element in living tissue, ठीक, जैसे कि हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, कार्बन हो गए, क्लोरीन हो गए, एटसेट्रा। और अगर इन्हीं कंपाउंड की हम एनालिसिस करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें मिलती। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट और फाउंड इन द लिविंग टिश्यू, ठीक है। नाउ एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, ठीक है, जिन्होंने उसमें कंपैरिजन किया हुआ है कि अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में जितने टाइप के एलिमेंट्स पाया जा रहा है, कितना परसेंट कहाँ पाया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी की टेबल भी देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन की बात की गई है, तो उसमें लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन 0.14% पाया जा रहा है किसमें, अर्थ क्रस्ट में, ठीक, और सिर्फ 0.5% पाया जा रहा है किसमें, ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो मतलब किसमें ज़्यादा है, ये ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है, ठीक है। अब कार्बन किसमें, देखो कार्बन सिर्फ 0.03% पाया जा रहा है किसमें, अर्थ क्रस्ट में, और 18.5% पाया जा रहा है किसमें, ह्यूमन बॉडी में। तो मतलब ये भी किसमें ज़्यादा है, ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है, ठीक। अब देखो ऑक्सीजन 46.6% पाया जा रहा है अर्थ क्रस्ट में, और ह्यूमन बॉडी में 65% पाया जा रहा है। तो मतलब ये भी किसमें ज़्यादा है, ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है, ठीक। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में बहुत ही लिटिल है, ठीक, लेकिन ह्यूमन बॉडी में कितने हैं, 3.3%। तो किसमें ज़्यादा है, ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है, ठीक। अब देखो सल्फर अर्थ क्रस्ट में 0.3% पाया जा रहा है, ठीक है, 0.03% पाया जा रहा है, वहीं ह्यूमन बॉडी में 0.3% पाया जा रहा है। तो किसमें ज़्यादा है, ह्यूमन बॉडी में। अब देखो सोडियम अर्थ क्रस्ट में 2.8%, जबकि ह्यूमन बॉडी में सिर्फ 0.2%। तो किसमें ज़्यादा है, अर्थ में। कैल्शियम 3.6% पाया जा रहा है अर्थ क्रस्ट में, ह्यूमन बॉडी में 1.5%। तो किसमें ज़्यादा है, अर्थ में। मैग्नीशियम 2.1% पाया जा रहा है अर्थ क्रस्ट में, 0.1% सिर्फ ह्यूमन बॉडी में। तो मतलब अर्थ में मैग्नीशियम ज़्यादा है, ठीक। साथ ही साथ सिलिकॉन 27% पाया जा रहा है और ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल अमाउंट में पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चार्ट थी कि कौन सी एलिमेंट अर्थ क्रस्ट वर्सेस ह्यूमन बॉडी में कैसे मिला, ठीक है। तो हाइड्रोजन ह्यूमन में ज़्यादा है, कार्बन ह्यूमन में ज़्यादा है, ऑक्सीजन ह्यूमन में ज़्यादा है, नाइट्रोजन ह्यूमन में ज़्यादा है, सल्फर ह्यूमन में ज़्यादा है, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकॉन ये सभी के सभी अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा पाए गए हैं, ठीक है। नाउ इसके साथ ही साथ दूसरे टेबल में हमें कुछ इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स का भी नाम दिया गया हुआ जो लिविंग टिश्यू में मिले हैं हमें, ठीक है। दे आर कॉमन इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स विच इंक्लूड सोडियम, ठीक, जिसको Na+ के फॉर्म में दिखाया गया, पोटेशियम K+ के फॉर्म में दिखाया गया, कैल्शियम Ca+2 के फॉर्म में दिखाया गया, मैग्नीशियम Mg+2 के फॉर्म में, वाटर H2 है, ठीक। इसके साथ ही कुछ कंपाउंड्स भी देखने को मिलते हैं, NaCl हो गया, CaCO3 हो गया, PO4 3- हो गया और SO4 2- हो गया, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड्स और कुछ एलिमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं किन में, ये इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स जो हमें लिविंग टिश्यू में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट क्लासिफाइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग टिश्यू, ठीक, तो केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाइज फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए, ठीक, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। ये केमिस्ट्री का पर्सपेक्टिव है कि हमने फंक्शनल ग्रुप के तौर पे आइडेंटिफाई किया हुआ चीज़ों को। नाउ इफ यू टॉक अबाउट बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक, तो कंपोनेंट्स को हमने कंपाउंड्स को हमने अलग अलग चीज़ों में क्लासीफाई किया, जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड बेसिस हो गए, दे आर फाउंड इन DNA एंड RNA, उसके साथ फैटी एसिड्स हो गए, दे आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द लिपिड्स, ठीक है। इफ इट टॉक अबाउट अमीनो एसिड्स, ठीक, अब यहाँ से हम अमीनो एसिड के साथ डील करेंगे। सो इफ यू टॉक अबाउट अमीनो एसिड्स, सो अमीनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन एंड अमीनो ग्रुप, ठीक, जो कि NH2 ग्रुप होता है, एंड एन एसिटिक ग्रुप विच इज ऑल्सो नोन एज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। क्या देखने को मिलता है हमें, एक NH2 ग्रुप देखने को मिलता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलता है, ठीक है। दोनों ग्रुप सेम कार्बन से अटैच्ड होते हैं, जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। वो अल्फा कार्बन से अटैच्ड होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड के नाम से भी जानते हैं, फिर इसको हम अल्फा अमीनो एसिड भी बोलते हैं,
ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो गया हमारा CH, ठीक, इसके साथ ही हमारे यहाँ पे COOH, ठीक, इधर लग जाता है हमारा NH2, ठीक, और साथ ही साथ हमारी जो एक पोजीशन खाली है वहाँ पे कोई भी R ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक। अब इसी R ग्रुप में जब वेरिएशंस होने लगते हैं तो हमें अलग अलग अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे देखो एक हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है, अमीनो एसिड्स आर द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स विद 4 ग्रुप्स अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन, ठीक। अमीनो एसिड वो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स होते हैं। देखो मीथेन क्या होता है, CH4, ठीक। तो अगर इनके 3 हाइड्रोजन को हटा करके अलग चीज़ों को हम सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक, विद 4 ग्रुप अटैच टू द कार्बन, तो इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसको अलग अलग हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अलग अलग इसमें हमने ग्रुप्स को अटैच कर दिया। जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम का ग्रुप हमने अटैच कर दिया, ठीक, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का अटैच कर दिया, ठीक, एक अमीनो ग्रुप अटैच कर दिया और एक वेरिएबल R ग्रुप अटैच कर दिया है, और इसी में हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कैसा बन जाता है, C, ठीक, यहाँ पे H, यहाँ पे COOH, ठीक, यहाँ पे NH2, ठीक, और यहाँ पे वो हमारा R ग्रुप जो वैरी करेगा, ठीक है। अब इन्हीं R ग्रुप के बेसिस पर अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें तो हमें R ग्रुप जो होता है वही अमीनो एसिड के टाइप को डिटरमाइन करता है, ठीक है। जैसे कि ग्लाइसिन में जो R होता है वो हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। एलेनिन में R हमारा क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, मतलब CH3 होता है, ठीक। सेरीन में R ग्रुप हमारा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप होता है, मतलब CH2OH होता है, ठीक है। देयर आर 20 अमीनो एसिड्स दैट अकर इन प्रोटीन, ठीक। हमें 20 अमीनो एसिड्स मिले हैं जो कि किन में पाए जाते हैं, प्रोटीन्स में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबका स्ट्रक्चर बना के दिखाना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया, बस आपको R ग्रुप ही चेंज करते रहना है उसमें, ठीक है। नाउ इफ इट क्लासिफाई द अमीनो एसिड्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, सो we can classify the amino acids on the basis of acidic amino acid, basic amino acids and neutral amino acids. Now if we talk about acidic amino acids, so it contain more carboxylic group than amino groups, ठीक है। For example glutamic acid. If we talk about basic amino groups, so they contain more amino groups than carboxylic group, ठीक है। For example lysine. Or we talk about neutral amino acid group, so they contain equal number of amino as well as carboxylic group. For example valine is a neutral amino acid, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक और होते हैं जिनको हम बोलते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड ग्रुप, क्योंकि इसमें हमें एरोमेटिक रिंग देखने को मिलती है, ठीक है, इन दी R ग्रुप, जैसे कि ट्रायोसिन हो गया, फिनाइल एलानीन हो गया और ट्रिप्टोफैन हो गया, ठीक। तो इनमें हमें R ग्रुप में एरोमेटिक रिंग देखने को मिलती है, इसलिए इसको हम उसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। अगर हम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें अमीनो एसिड्स की, ठीक है, सो द प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड द R ग्रुप, ठीक। किसी भी अमीनो एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है वो इन्हीं तीनों पर बेस्ड होती है, वो अमीनो ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया और R ग्रुप हो गया, ठीक है। आयनाइजेबल नेचर की बात की जाए तो जो भी दोनों अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं दे कैन गेन और लूज आयन, ठीक है। या तो वो आयन को लूज कर सकते हैं या फिर ये गेन कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमें इनमें पीएच में चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक। इन सॉल्यूशन विद डिफरेंट पीएच स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस, ठीक है। अलग अलग पीएच के फॉर्म जब अलग अलग मतलब पीएच चेंज होते हैं तो जो अमीनो एसिड का ग्रुप होता है, मतलब जो अमीनो एसिड होता है, ठीक, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो चेंज करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक स्ट्रक्चर ये है, ठीक, जैसे देखो CH COOH, ठीक। सपोज करो कि इसने एक हाइड्रोजन को गेन कर लिया है, ठीक है, NH3 ने एक हाइड्रोजन को गेन कर लिया तो NH3 प्लस बन गया और एक यहाँ पे हमारा R ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा R ग्रुप है, बन जा भाई, सॉरी, ये हमारा R ग्रुप है, ठीक। अब ये किसमें चेंज होगा, अब देखो ये हो गया हमारा NH3, ठीक है, साथ ही साथ CH, ठीक। अब यहाँ से ये भी हटा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो, ठीक, ये हो गया हमारा R ग्रुप, ठीक। उसके बाद ये भी
चेंज हो सकता है, ठीक है। ये किस में बदल जाएगा, ऐसे हो जाएगा NH2CH COO-, ठीक है, और R, ठीक है। तो ये वाला जो न्यूट्रल वाला हिस्सा है, बेसिकली इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, ज्विटर, ZWITTER आयनिक फॉर्म, ठीक। इसको ज्विटर आयनिक फॉर्म भी कहा जाता है क्योंकि इस पे दोनों चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। माफ़ करना अच्छे से अगर लिखाने जा रहा हो तो, ठीक है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ किसी तरीके से काम चल जाए। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन अमीनो एसिड, ठीक है। तो लो पीएच में एसिडिक मीडियम में जो अमीनो एसिड होता है वो प्रोटॉन को गेन कर लेता है, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। मैंने जो स्टार्टिंग में बताया कि वो NH3+ बना रहा है, ठीक है, NH3+ बना रहा है, ठीक है। तो ये लो पीएच मतलब एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट हाई पीएच बेसिक मीडियम, सो अमीनो एसिड लूजेस प्रोटॉन बिकमिंग नेगेटिवली चार्ज, मतलब हम COO- की बात कर रहे हैं, इस पे चार्ज आ रहा है, ठीक। नाउ एट अ स्पेसिफिक पीएच, एक स्पेसिफिक पीएच पे हमें एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट देखने को मिलता है जिसको हम PL के नाम से भी जानते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे देखने को मिलता है जिसपे अमीनो एसिड पे हमें नो नेट चार्ज देखने को मिलता है। देखो इसने क्या कहा, नो नेट चार्ज, ऐसा नहीं कि चार्ज है ही नहीं, नेट चार्ज 0 है, मतलब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखने को मिलता है। इस पीएच वाले पॉइंट को हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, और अमीनो एसिड का वो वाला पार्ट जो हमें देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन, ज्विटर आयनिक फॉर्म बोला जाता है अमीनो एसिड को, ठीक है। नाउ फ्रॉम हियर वी विल टॉक अबाउट लिपिड्स, ठीक। लिपिड्स क्या होते हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। दे इंक्लूड फैट, ऑयल्स और अदर रिलेटेड कंपाउंड्स इनमें शामिल होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ लिपिड्स की बात की जाए तो दे कैन बी सिंपल फैटी एसिड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। सिंपल फैटी एसिड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी डिवाइड हो सकते हैं। फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड में क्या क्या होता है, हमें कार्बोक्सिलिक कंपाउंड देखने को मिलता है, ठीक। कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलता है, इसके साथ साथ हमें एक R ग्रुप देखने को मिलता है जो कि क्या करता है, वैरी करता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये R ग्रुप क्या क्या हो सकता है, ये मिथाइल हो सकता है, ये इथाइल हो सकता है, यहाँ तक कि ये हायर एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, जो कि 1 कार्बन से लेकर के 19 कार्बन एटम तक ये वैरी कर सकता है, ठीक है। हायर एल्काइल ग्रुप में मतलब 1 कार्बन होगा तो CH2, और 1 से अधिक कार्बन भी हमें देखने को मिल सकते हैं इसमें, ठीक है। फैटी एसिड के एग्जांपल्स की बात की जाए तो पामटिक एसिड हो गया जिसमें 16 कार्बन एटम्स देखने को मिलते हैं, ठीक, इंक्लूडिंग दी कार्बोक्सिलिक कार्बन भी, ठीक। उसके अलावा अगर हम बात करें एराकिडोनिक एसिड की, तो एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन एटम देखने को मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला करके, मतलब इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड को हटा दो तो 19 कार्बन, इसमें हटा दो तो 15 कार्बन, ठीक है। अब फैटी एसिड की बात की जाए तो फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, मतलब जो इनमें किसी भी प्रकार का डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है। नो डबल बॉन्ड्स टू बिटवीन कार्बन एटम, इसलिए इसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। एग्जांपल है पामटिक एसिड, ठीक। और अनसैचुरेटेड एसिड में हमें कार्बन के बीच में 1 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। वहीं ग्लिसरॉल भी एक सिंपल लिपिड का दूसरा टाइप है, ठीक है। ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है, ठीक है। इट कंटेन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ग्लिसरॉल में हमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है, CH2 और CH2, ठीक। एक एक हाइड्रोजन की पोजीशन बची हुई है, यहाँ पे OH लग जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। इफ यू टॉक अबाउट ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, तो फैटी एसिड कंबाइन विद ग्लिसरॉल थ्रू ईस्टर बॉन्ड, ठीक। वो फैटी एसिड के साथ मतलब ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन करते हैं विद ईस्टर बॉन्ड, ठीक। ईस्टर बॉन्ड बनाता है जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में कंबाइन करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फैटी एसिड अटैच्ड
वो अलग अलग फॉर्म को बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एक फैटी एसिड अटैच हुआ है, मतलब एक OH ग्रुप अटैच हुआ है तो मोनोग्लिसराइड, ठीक। दूसरा OH ग्रुप हट करके दो फैटी एसिड अटैच हुए हैं तो डाइग्लिसराइड, और तीनों OH हट करके अगर अटैच हुए हैं तो ट्राइग्लिसराइड, ठीक। तो मोनोग्लिसराइड एक फैटी एसिड अटैच हुआ, डाइग्लिसराइड दो फैटी एसिड अटैच हुए, और ट्राइग्लिसराइड मतलब तीन तीन फैटी एसिड अटैच हो गए हैं, ठीक है। फैट और ऑयल्स की बात करें तो फैट और ऑयल्स आर ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक। इनमें तीन तीन जगह पे फैटी एसिड अटैच होते हैं, ठीक है। फैट्स आर हायर मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक। जो फैट्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है और सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है और वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। जैसे कि जिंजली ऑयल वगैरह हो गए, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट फॉस्फोलिपिड्स, तो सम लिपिड कंटेन्स फॉस्फोरस, अ फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक ग्रुप, ठीक। सो दिस इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स, ठीक। फॉस्फोरस के प्रेजेंस की होने की वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया है, फॉस्फोलिपिड नाम दे दिया गया है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे लेसिथिन, ठीक, विच इज फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स लिपिड इन न्यूरल टिश्यूज, ठीक है, सो न्यूरल टिश्यूज हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट प्ले एसेंशियल रोल इन नर्व फंक्शन, ठीक है। हमें नर्व्स में भी लिपिड्स देखने को मिलते हैं जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते हैं और कुछ एसेंशियल रोल्स परफॉर्म करते हैं नर्व के फंक्शनिंग में, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन लिविंग सेल्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग कंपाउंड्स में हमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। मेनी कार्बन कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। इनमें से कुछ नाइट्रोजन बेसिस की एग्जांपल दी, सम इंपॉर्टेंट वंस आर नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है, जैसे कि एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, थायमिन हो गया, ठीक। थायमिन विच फाउंड ओनली इन दी DNA, एंड यूरासिल हो गया विच फाउंड ओनली इन दी RNA, ठीक। बाकी ये तीनों के तीनों कॉमन होते हैं, ठीक है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन कॉमन होते हैं, थायमिन सिर्फ DNA में पाया जाता है और यूरासिल सिर्फ और सिर्फ RNA में पाया जाता है, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक, न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स, तो एक नाइट्रोजन बेस को जब शुगर मॉलिक्यूल के साथ अटैच कर दिया जाता है तो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चाहे वो राइबोज हो या फिर डीऑक्सीराइबोज हो, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है। मतलब नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर मॉलिक्यूल मिल करके क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड की एग्जांपल की बात कर लें तो एडिनोसिन, जिसमें एडेनिन एज अ नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, ठीक। गुआनोसिन में गुआनिन प्लस शुगर, ठीक। थाइमिडीन में थाइमीन प्लस शुगर, ठीक। यूरिडीन में यूरासिल प्लस शुगर, ठीक। और साइटिडीन में साइटोसिन प्लस शुगर, ठीक। ये न्यूक्लियोसाइड्स के एग्जाम्पल हो गए। अब न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो इसी में अब बस एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दो, ठीक है। नाइट्रोजन, शुगर, मतलब ठीक है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। एग्जाम्पल एडेनाइलिक एसिड, मतलब एडेनिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। गुआनेलिक एसिड, गुआनिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। थाइमिडेलिक एसिड, थाइमिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। वहीं यूरिडेलिक एसिड, यूरासिल प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। उसके बाद साइटोडेलिक एसिड, साइटोसिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक। एग्जाम्पल्स हो गए, एग्जाम्पल्स आप लोग याद कर लीजिएगा। नाउ वी टॉक अबाउट न्यूक्लिक एसिड, सो न्यूक्लिक एसिड DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, दीज आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। DNA RNA की थोड़ी फंक्शन की बात कर लेते हैं। दे सर्व एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड कैरी इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये दूसरी जनरेशन्स में कैरी करने के लिए इन्फॉर्मेशंस रखते हैं और प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में भी ये हेल्प करते हैं, सिंथेसिस में ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट देयर आर सम एग्जांपल्स गिवन इन दी NCERT, ठीक है, तो मैंने उनको इन्फॉर्म में बना रखा हुआ है, ठीक है, अलग अलग करके बताया हुआ है इसमें, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट शुगर, सो इसमें दो एग्जांपल दिए हुए हैं, ग्लूकोज और राइबोस के एग्जांपल दिए हुए हैं। फार्मूला है C6H12O6, राइबोस का होता है C5H10O5, ठीक। 6 कार्बन कंपाउंड है, इसको हम हेक्सोस शुगर बोलते हैं,
ठीक है, विच एक्ट एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इफ यू टॉक अबाउट राइबोज, ये 5 कार्बन की शुगर होती है, मतलब पेंटोज होती है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक, ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड का एक क्या होता है, कंपोनेंट होता है। अमीनो एसिड की बात किया तो इसमें ग्लाइसिन दिया हुआ है, एलेनिन दिया हुआ, सेरीन दिया हुआ। ठीक है, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है जिसमें आर ग्रुप के तौर पे सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होता है। एलिन की बात किया तो आर ग्रुप में CH3 लगा हुआ होता है, ठीक, मिथाइल ग्रुप होता है। और वहीं सेरीन में एक हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लगा अटैच्ड होता है एज अ आर ग्रुप, मतलब CH2OH अटैच्ड होता है एज अ आर ग्रुप। इसके अलावा फैट और ऑयल्स की बात की जाए तो फैटी एसिड मतलब पामडिक एसिड का एग्जांपल दिया हुआ है, विच इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें 16 कार्बन एटम दिए हुए हैं। साथ ही साथ ग्लिसरॉल का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक, मैंने स्ट्रक्चर बना के बता दिया आपको, CH2CH2CH, उसके बाद 3 OH। ठीक है, सही बना है ना, 2 3 मैंने लगता है गलती कर दी थी, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, ये वाला सही है। मैंने वहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जोड़ दिया था, उसको सही कर लीजिएगा। अ 3 कार्बन कंपाउंड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट कैन फॉर्म ईस्टर विद फैटी एसिड। उसके बाद फॉस्फोलिपिड के एग्जांपल दिए हुए हैं, लेसिथिन अ लिपिड कंटेनिंग फॉस्फेट ग्रुप इंपॉर्टेंट इन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन बेस की बात की जाए तो एडेनिन दिया हुआ है, यूरेसिल दिया हुआ है। ठीक, एडेनिन हमारा प्यूरिन बेस होता है और यूरेसिल हमारा pyrimidine बेस होता है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस फाउंड इन डीएनए RNA और नाइट्रोजन बेस ओनली फाउंड इन RNA। ठीक है, इसके अलावा कुछ न्यूक्लियोसाइड्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि एडेनोसिन हो गया, एडेनाइलिक एसिड हो गया। ठीक, न्यूक्लियोसाइड विच फाउंड बाय एडेनिन अटैच टू राइबोज शुगर और एडेनिन राइबोज प्लस फॉस्फेट ग्रुप अटैच तो एडेनाइलिक एसिड बन जाता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल के बारे में दिया हुआ है कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स लिपिड मॉलिक्यूल विच हेल्प इन मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड एज अ प्रिकर्सर फॉर स्टेरॉयड हार्मोन। ठीक है, now from here starts our next part, which is primary and secondary metabolites. So सबसे पहले मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं? So metabolites are the organic compound present in living organism that are involved in various biochemical process. ठीक, वो केमिकल प्रोसेस जो लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, उन्हीं पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, दीज आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ मेटाबोलाइट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड और कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकंड वन इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक, वो सारे मेटाबोलाइट्स जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, ठीक, उनका डायरेक्ट रोल नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक, इन नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन, बट हैव अदर इकोलॉजिकल एंड ह्यूमन बेनिफिट्स। ठीक, लेकिन अदर बेनिफिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो दे आर नोन एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नाउ primary metabolites, these are found in animals, plant and microbial cells. ठीक, it includes amino acids, sugar, nucleotides and other small molecular compounds. ठीक है, if you talk about function, so it involved in cellular processes such as respiration, growth and development. Now it is essential for maintaining life and proper functioning of the organism. ठीक है, तो इसमें कुछ वैसा कुछ खास बताने के लिए नहीं है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सो इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे डू नॉट प्ले डायरेक्ट रोल, इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है इन द ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक, बट ऑफन इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, सेकेंडरी रोल है। इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, सेकेंडरी रोल है। ठीक, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हर्बीवोरस एंड पैथोजेंस। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि किसी टाइप का केमिकल रिलीज करना, ठीक, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक, किसी का आपका किसी टाइप का कोई प्रोटेक्टिव मेजरमेंट लेना, ठीक, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का रोल होगा। ठीक है, किसी पैथोजन से बचने के लिए, किसी हर्बीवरस जानवर से बचने के लिए जो भी वो प्रोटेक्शन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। ठीक है, कई सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दे आर बेनिफिशियल टू ह्यूमंस। ठीक है, हम उनको मेडिसिन, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं कुछ, जैसे कि पिगमेंट्स में कैरोटेनॉइड्स दिया हुआ है, एंथोसाइनिन दिया हुआ है। ठीक, जो एंथोसाइनिन होता है वो प्लांट कलरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है एंड प्रोटेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
यूज्ड इन प्लांट कोलोरेशन एंड प्रोटेक्शन। उसके बाद एल्कोलॉइड्स की बात की जाए तो मॉर्फिन हो गया, कोडेन हो गया, ठीक। तो कोडेन जो होता है वो पेन रिलीफ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इन मेडिसिन, ठीक। मॉर्फिन का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट टर्पेनॉइड्स तो इसमें आ जाते हैं मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, ठीक है। दीज आर फाउंड इन प्लांट ऑयल्स एंड रेजिन्स, ठीक है। Now, if you talk about essential oils, lemongrass oil, ठीक, which is used in perfumes and aromatherapy. If you talk about toxins तो एबरिन हो गया, राइसिन हो गया, ठीक है। these are the टॉक्सिक कंपाउंड with potential बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। इनके अलग अलग बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस भी हमें देखने को मिलते हैं, बट दे ऑल्सो हैव देयर टॉक्सिक नेचर, ठीक है। वहीं हम बात करें लैक्टिन्स की, ठीक है, तो हमें कॉनकैनावैलिन ए, ठीक है, these are the proteins that bind with carbohydrates and used in research purposes, okay। इसके अलावा और ड्रग्स की बात की जाए तो विनब्लास्टिन, करक्यूमिन, ठीक है, दे आर एंटी कैंसर एजेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस लाइक रबर, गम, सेल्यूलोज, ठीक है, सो दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड एवरीडे प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का आपको रोल दिख गया होगा कि ये डायरेक्ट नहीं किन चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है, बट हाँ इनका एक रोल है, ठीक है, कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, बट दे डू नॉट इन्वॉल्व इन डायरेक्ट ग्रोथ और डायरेक्ट रिप्रोडक्शन और डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट और ह्यूमन, ठीक है। नाउ इफ वी कंपेयर दीज टू प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ सम फीचर्स, लाइक इफ यू टॉक अबाउट रोल, ठीक, सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स दीज आर एसेंशियल फॉर लाइफ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दे आर इंपॉर्टेंट इन इकोलॉजिकल, डिफेंसिव एंड दे आर ऑल्सो बेनिफिशियल टू ह्यूमन्स। इफ यू टॉक अबाउट इट्स अकरेंस तो फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स, ठीक है, दे जनरली डू नॉट फाउंड और डिडंट गेट फाउंड इन ह्यूमन्स। If you talk about examples of primary metabolites examples शुगर, अमीनो एसिड्स, ठीक। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के इतने सारे एग्जांपल्स गिना दिए, एल्कोलॉइड्स हो गया, पिगमेंट्स हो गया, ड्रग्स हो गया और भी सारी चीज़ें हुई उसमें, ठीक। यूजफुलनेस की बात की जाए तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स लिमिटेड रोल प्ले करते हैं, बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर हाईली यूजफुल, ठीक है, जैसे कि मेडिसिन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज पर्पज हो गया, डेली लाइफ इस्तेमाल के लिए हो गए, ठीक है, इनमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस फॉर ह्यूमन्स सो मेडिसिन पर्पज, इंडस्ट्री पर्पज, एग्रीकल्चर पर्पज, ठीक। लाइक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर यूज्ड एज अ ड्रग और एंटीबायोटिक्स, ठीक है, पेन किलर्स वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडस्ट्री में जैसे रबर्स हो गए, गम्स हो गए, सेलुलोज वगैरह का इस्तेमाल हो गया, ठीक है, पेपर बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है, फॉर मैनुफैक्चरिंग पर्पजेज। एग्रीकल्चर में बात की जाए तो एसेंशियल ऑयल्स हो गया, प्लांट बेस्ड कंपाउंड हो गया, दे कंट्रीब्यूट और हेल्प इन पेस्ट कंट्रोल, ठीक है, पेस्ट मैनेजमेंट में ये हेल्प करते हैं। तेज तो नहीं हो रहा, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा। सो क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, कि अगर इनको हम वेट के बेसिस पर क्लासीफाई किया जाए तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो, ठीक। वो मॉलिक्यूल्स या फिर वो बायोमोलिक्यूल्स जिनका वेट 1000 डाल्टन से कम होता है, ठीक, they are known as micromolecules and they are present in the acid soluble fraction, ठीक है। now if we talk about macromolecules so they weight more than 10,000 dalton, ठीक, and they are found in acid insoluble fraction, ठीक है। if you talk about acid soluble fraction means micromolecules की बात कर रहे हैं तो it contains smaller molecules like amino acids, sugar, nucleotides, ठीक। मॉलिकुलर वेट इनका 18 से लेकर के 800 डाल्टन तक वैरी करता है या फिर रेंज इनका है, ठीक है। दे रिप्रेजेंट दिस साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो भी चीज़ें मौजूद हो रही हैं ये उनके कंपोजिशन को दर्शा रहा है, जो हमारा माइक्रोमोलिक्यूल है। वहीं जो हमारा एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन है, इट कंटेन 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स, ठीक। प्रोटीन जो होते हैं दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो डीएनए आरएनए में पाए जाते हैं, पॉलीसेकेराइड्स ये शुगर के पॉलीमर्स होते हैं, और लिपिड इट इज एक्सेप्शन, नॉट पॉलीमेरिक बट इंक्लूड ड्यू टू देयर इंसॉल्युबिलिटी, ठीक है। इसका साइज कम है, ठीक है, लिपिड का साइज कम है, बट क्योंकि ये इनसॉल्युबल है इसीलिए हमने इसको किसमें एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ऐड किया है, ठीक है। जो मॉलिकुलर वेट होता है वो रेंज करता है फ्रॉम 10,000 डेल्टन टू एबव, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा में ये इनके रेंजेस हैं, ठीक। अब लिपिड को मैक्रो मॉलिक्यूल में क्यों रखा गया हुआ है, ठीक है, क्यों माइक्रो में नहीं रखा गया हुआ, जबकि इसका जो मॉलिकुलर वेट है वो 800 डाल्टन से कम है,
ठीक है, क्योंकि इन लिविंग सेल्स लिपिड्स आर अरेंज्ड इन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे पहली बात की लिपिड्स को किस में अरेंज किया गया, सेल मेम्ब्रेन में अरेंज किया गया है, नॉट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, सबसे पहला रीजन तो यही है। ठीक है, क्योंकि माइक्रोमोलिक्यूल्स जितने पाए गए वो कहाँ पाए गए, तो साइटोप्लाज्म में पाए गए, तो ये कहाँ पाया जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन में पाया जा रहा है। ठीक, व्हेन सेल्स आर ब्रोकन मेम्ब्रेन फॉर्म वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल। ठीक, जब सेल को तोड़ा जाता है तो ये मेम्ब्रेन वेसिकल्स बना लेते हैं, ठीक है, अपने सराउंडिंग में कोटिंग बना लेते हैं, विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल। दीज वेसिकल्स सेटल्स इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन प्लेसिंग लिपिड अंडर द मैक्रोमोलिकुलर कैटेगरी। ठीक है, अब ये एसिड में सॉल्युबल हुए नहीं तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ ही फंस करके रह जाते हैं, उसी में ये सेटल हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर आते हैं। ठीक, तो पता चल गया ना कि लिपिड्स क्यों वहाँ नहीं आते, यहाँ क्यों आते हैं। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट साइटोप्लाज्मिक एंड ऑर्गेनल कंपोजिशन, तो एसिड सॉल्युबल पूल में हमें यही देखने को मिलता है। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। ठीक है, while macromolecules from cytoplasm and organelles they come in acid insoluble fractions। ठीक है, now इन दोनों को अगर हम साथ में जोड़ करके देखें, ठीक है, दे रिप्रेजेंट द कंप्लीट केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। ठीक है, मतलब सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में दोनों को मिला करके हमें पूरे टिश्यू की कंप्लीट कंपोजिशन देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, इन्हीं कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या क्या मिला है। ठीक है, वाटर 70 to 90% है। ठीक, पूरे सेलुलर मास की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास। ठीक है, तो पूरे का लगभग 70 से 90% क्या है, पानी है। 10 से 15% प्रोटीन है, 3% कार्बोहाइड्रेट है, 2% लिपिड है, 5 से 7% न्यूक्लिक एसिड है और 1% हमें आयंस देखने को मिले हैं। ठीक है, नाउ if we summarize this whole macromolecules thing or micromolecules thing or biomolecules thing, so macromolecules की बात किया तो small molecules found in acid soluble pool, these are known as macromolecules. Large molecules which are found in acid insoluble fraction except lipid which have low molecular weight. ठीक है, but included in the in macromolecule due to their membrane association. Okay, now water is the most abundant compound in living tissue, around 70 to 90%. Now, understanding the acid soluble and insoluble helps to analyze the chemical composition of cells and tissue. ठीक है, तो इस चीज़ में हमें हेल्प मिली है कि हम टिश्यू के केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटीन्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट प्रोटीन, सो व्हाट आर प्रोटीन्स? Proteins are the polypeptides, meaning they have long chains of amino acids joined by peptide bond. ठीक है, पॉली का मतलब होता है कई सारे, पेप्टाइड्स का मतलब हमें पेप्टाइड बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। तो जब अमीनो एसिड की हमें लॉन्ग चेन देखने को मिलती है विद पेप्टाइड बॉन्डिंग, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोटीन बोल देते हैं। ठीक है, इस तरीके की हमें लॉन्ग चेन्स देखने को मिलती है। ठीक है, ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, जो भी प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड का क्या होता है, पॉलीमर होता है। ठीक है, अमीनो एसिड प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात करें, दे आर मोर देन, दे आर 20 टाइप्स, नॉट मोर देन, दे आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड दैट कैन बी पार्ट ऑफ अ प्रोटीन। एग्जाम्पल के तौर पर एलेनिन हो गया, सिस्टीन हो गया, प्रोलीन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, लाइसिन हो गया। ठीक, सिंस प्रोटीन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, दे आर हेट्रोपॉलीमर, मीन्स दे हैव डिफरेंट मोनोमर्स और नॉट होमोपॉलीमर। ठीक है, सेम मोनोमर रिपीटेड। ठीक है, जो अमीनो एसिड्स के टाइप बनते हैं, ठीक है, हमें हेट्रोपॉलीमर देखना, मतलब इसमें हमें अमीनो एसिड्स की वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। ये नहीं कि सेम टाइप का अमीनो एसिड बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा, नहीं, हमें अलग अलग अमीनो एसिड्स की चेन देखने को मिलती हैं। ठीक है, पता चला कि अगर यहाँ पे एलेनिन है तो हमें यहाँ पे सिस्टीन देखने को मिल गया। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे प्रोलीन देखने को मिल गया, ट्रिप्टोफैन देखने को मिल गया, लाइसिन देखने को मिल गया। ठीक, अब फिर सपोज करो कि इसी के बाद ये चेन कंटिन्यू करते जा रहे हैं। ठीक, फिर हमें एडेनिन मिल गया, ठीक, ट्रिप्टोफैन मिल गया, वायलिन देखने को मिल गया, अलग अलग टाइप्स के ये करते हैं। ठीक, लेकिन हमें कभी भी होम पॉलीमर देखने को नहीं मिलता है। Now, if we talk about essential and non-essential amino acids, so essential amino acids are those that cannot be made by the body. वो अमीनो एसिड्स जो बॉडी के द्वारा नहीं बनाए जा सकते वो होते हैं essential अमीनो एसिड्स। We must obtain it from our diet। ठीक है, हम जो भी चीज़ें खाते हैं हमें उनसे इसको लेना पड़ता है। And non-essential amino acids are those which are synthesized by our body। ठीक, वो सारे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं वो नॉन एसेंशियल हैं। ठीक, और एसेंशियल वो हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं।
देखो जब बॉडी खुद बना रही है तो ज़रूरी नहीं है, ठीक, लेकिन ज़रूरी वो है जो हमें बाहर से लेने पड़ता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी हमें नहीं दे रही है, ठीक है। प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो प्रोटीन के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन मूव न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक। डिफेंस में हेल्प करता है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इन्फेक्शन से फाइट करता है ये। हार्मोनल रेगुलेशन करता है ये, ठीक। इट कंट्रोल बॉडी फंक्शन, जैसे कि इंसुलिन वगैरह हो गया, ठीक। एंजाइमेटिक एक्शंस देता है, ठीक है। कि बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, ठीक। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कोलेजन फाइबर्स में ये होते हैं, ठीक। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर। Now it also helps in sensory reception, ठीक। इट्स help in smell, taste and hormonal reception, ठीक। लाइक रिसेप्टर्स भी जो होते हैं वो प्रोटीन्स वगैरह के ही मिल करके बने हुए होते हैं ना। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन्स की बात की जाए तो कोलेजन, दे आर द मोस्ट अबेंडेंट इन एनिमल वर्ल्ड, ठीक। इट फॉर्म द इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक। जब हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, सेल वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें हमने अलग अलग टाइप की बात की थी, ग्राउंड सब्सटेंस, मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक, फ्लूइड पार्ट क्या होता है, सारी चीज़ें बताई थी। उसमें जो कोलेजन था वो हमारा इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। दूसरा है रूबिस्को, ठीक। रूबिस्को मतलब राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेट, ठीक। इट इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन प्लांट वर्ल्ड। इट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी सब कुछ बताएंगे, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन, सो कोलेजन इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द टिश्यू और स्ट्रक्चर टू द टिश्यू। ट्रिप्सिन इट इज एंजाइम दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। इंसुलिन इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल और हार्मोन्स। एंटीबायोटिक्स इट फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर जैसे कि स्मेल, टेस्ट, सारी चीज़ें, ठीक। एंड ग्लूटाफोर इट इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, ठीक है। ग्लूटाफोर की वजह से ही हमें ट्रांसपोर्ट का देखने को मिलता है सेल्स के इनसाइड में, ठीक है। If we talk about the whole summary, so proteins are essential biomolecules that are made up of 20 types of amino acids. They play various roles such as transport, defense, and enzyme actions. Essential amino acids needs to be consumed through diet, ठीक, while non-essential ones can be made by our body, ठीक। कोलेजन एंड रिबिस्को आर द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स एंड प्लांट रेस्पेक्टिवली, ठीक। कोलेजन पाया जाता है किन में, एनिमल्स में, ठीक, और रिबिस्को पाया जाता है किन में, प्लांट्स में, ठीक है। कोलेजन जो होता है वो ग्राउंड वाला जो ग्राउंड मैट्रिक्स का पार्ट होता है वो बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड ये जो रिबिस्को होता है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है किन में, प्लांट्स में। इफ यू टॉक अबाउट पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, ये शुगर के लॉन्ग चेन्स होते हैं, ठीक है। और स्मॉलर चेन्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो कई सारे मोनोसेकेराइड्स मिल करके क्या बनाते हैं, एक पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, ठीक है। दे फॉर्म अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सिमिलर टू कॉटन थ्रेड्स, ठीक। जैसे कि हमें कॉटन थ्रेड देखने को मिलता है, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, बट इनको थोड़ा सा जूम करके देखो तो इसमें हमें मोनोसेकेराइड्स के अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो कि मिल करके एक पॉलीसेकेराइड को बनाते हैं, ठीक है। अब पॉलीसेकेराइड्स भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कि सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ठीक। तो सेल्यूलोज की बात की जाए तो ये होमोपॉलीमर होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ किससे मिल करके बना हुआ है, ग्लूकोज से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। तो जब कई सारे ग्लूकोज मिल करके आपस में मिलते हैं, कई सारे ग्लूकोज के मोनोमर आपस में मिलते हैं तो हमें एक पॉलीमर देखने को मिलता है जिसका नाम क्या होता है, सेल्यूलोज, ठीक है। जिसका नाम क्या है, सेल्यूलोज। वहीं ये क्या बनाता है, प्लांट की सेल वॉल को बनाता है, ठीक। और पेपर और कॉटन फाइबर जो होते हैं वो भी किससे मिल करके बने हुए होते हैं, सेल्यूलोज से मिल करके बने होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें स्टार्च की तो ये ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। इट स्टोर्स एनर्जी इन प्लांट टिश्यू, ठीक। प्लांट टिश्यू में ये एनर्जी स्टोर करने का काम करता है और ये हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनाता है, फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स दैट कैन होल्ड द आयोडीन, ठीक, I2 टर्निंग ब्लू इन कलर, ठीक है। ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है जो कि आयोडीन मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकता है, जिसकी वजह से ये कलर में कैसा हो जाता है, ये ब्लूइश कलर हमें देता है, ठीक है। तो जब भी कोई स्टार्च वगैरह का टेस्ट लगाओ तो हमें जो ब्लू कलर देखने को मिलता है वो इसी रीज़न की वजह से ही देखने को मिलता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ग्लाइकोजन, तो सिमिलर टू स्टार्च होता है बट दीज आर फाउंड इन एनिमल्स एंड एज अ एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। इसमें ब्रांच स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो राइट एंड होता है ग्लाइकोजन चेन का, ठीक, इज द रेड्यूसिंग एंड
वो कौन सा एंड होता है, रिड्यूसिंग एंड होता है। और जो लेफ्ट एंड होता है चेन का वो कौन सा एंड होता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। ठीक है, अगर हम इन्यूलिन की बात करें तो यह एक फ्रक्टोज का पॉलीमर है। ठीक है, इसमें कई सारे फ्रक्टोज के मोनोमर्स मिलकर के पॉलीमर बनाता है जिसका नाम क्या है, इन्यूलिन। ठीक, नाउ इफ यू टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, तो सम पॉलीसेकेराइड कंटेन केमिकली मॉडिफाइड शुगर और अमीनो शुगर। ठीक है, कुछ पॉलीसेकेराइड्स ऐसे होते हैं जिनमें केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स होते हैं, फिर अमीनो शुगर्स होते हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड के अंदर डालते हैं, जैसे कि ग्लूकोसामीन। ठीक, ये किन में पाया जाता है, कार्टिलेज में पाया जाता है, जैसे कि एन एसेटाइल ग्लैक्टोसामीन। ठीक है, जो कि किन में पाया जाता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, काइटिन जो कि एक स्पेशल टाइप का पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, ये एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है, कि इनके आर्थ्रोपोड्स के, सुना होगा कि इनके जो आउटर साइड होता है वो काइटिन के बने, काइटिन से सेल वॉल होती है, काइटिन से एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, तो इंसेक्ट्स हो गए, क्रैब्स हो गए, ठीक है, जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके एक्सोस्केलेटन में ये काइटिन मिलता है हमें। ठीक है, यह एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, देखा होगा कितना हार्ड होता है। ठीक है, सेलुलोज की जैसे ही ये कैसा पॉलीमर है, एक होमोपॉलीमर है ये एक। ठीक है, इसमें सेम टाइप के मोनोमर्स बार बार अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो एक पॉलीमर बना दिया। ठीक, स्टार्च और सेलुलोज में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन इन इट्स हेलिकल स्ट्रक्चर गिविंग अ ब्लू कलर। ठीक, लेकिन वही काम सेलुलोज नहीं कर पाता, ये आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता क्योंकि इसके पास इस तरीके कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक, डज बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म दैट कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर, सो इट कैन नॉट होल्ड द आयोडीन iodine which tends to or which releases the blue color. ठीक है, now if we talk about polysaccharide in nature, so most polysaccharide found in nature are homopolymers. ठीक, सेम मोनोमर के मिलकर बने हुए हैं, तो मीनिंग दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, सिर्फ एक ही प्रकार के मोनोमर के मिल करके काफ़ी हद तक जितने पॉलीमर्स हैं वो बने हुए हैं, जितने पॉलीसेकेराइड्स हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, दे प्ले रोल इन स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, जैसे कि सेलुलोज और काइटिन हो गए, ठीक, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और एनर्जी स्टोरेज के तौर पे जैसे कि स्टार्च और ग्लाइकोजन्स हो गए, ये एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, ओवरऑल समरी की बात की जाए तो पॉलीसेकेराइड्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इल्यूमिन कॉमन पॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल है। ठीक, काइटिन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है जो कि आर्थ्रोपोड एक्सोस्केलेटन में देखने को मिलता है। वहीं स्टार्च और सेलुलोज जो होते हैं वो अपनी एबिलिटी में डिफर करते हैं, वो क्या है कि आयोडीन को होल्ड करने की। ठीक है, क्योंकि जिनकी वजह से हमें ड्यू टू डिफरेंस इन दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब भाई एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, एक नहीं बनाता, तो जो बनाता है वो आयोडीन को होल्ड कर पाता है, जो नहीं बनाता है वो नहीं कर पाता, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। ठीक, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, मीनिंग दे आर लॉन्ग चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके आपस में बनते तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, जिनको हम न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। दे आर दी वन ऑफ द मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स इन लिविंग टिश्यू। ठीक है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स में पाए जाने वाले वन ऑफ द मेजर, मतलब लिविंग टिश्यूज में जितने मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनमें से ये मेजर है एक। ठीक है, अलॉन्ग विद पॉलीसेकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, इसके अलावा भी कौन कौन से पाए जाते हैं, पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड मतलब शुगर के जब मोनोमर्स बनेंगे, और पॉलीपेप्टाइड मतलब जब पेप्टाइड बॉन्डिंग होंगी उसमें। ठीक है, जो मैंने सबसे पहले बताया, कार्बोहाइड्रेट वाला, शुगर वाला। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात की न्यूक्लिक एसिड को, वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिल करके बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है ये, मोनोसेक्राइड शुगर होता है, मतलब पेंटोस शुगर देखने को मिलता है, जिसको हम राइबोस शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कि फॉस्फोरिक एसिड होता है, PO4 माइनस शुद्ध होता है इसमें। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट नाइट्रोजनस बेस, तो देयर आर 5 नाइट्रोजनस बेस इन न्यूक्लिक एसिड। एक देखो, बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला है प्यूरिन, दूसरा है पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर आते हैं कौन, ए और जी। ठीक, प्यूरिन AG, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, प्यूरिन हैव डबल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक, इनमें डबल रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो एग्जांपल कौन कौन से होंगे इनके फिर से देख लेते हैं, एडेनिन और गुआनिन। ठीक, और पिरामिडिन में हमें देखने को मिलता है CTU, मतलब साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक, पिरामिड में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जबकि प्यूरिन में हमें डबल रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड टाइप की बात की 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है DNA, एक होता है RNA, एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एक होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाए जाते हैं, इसमें राइबोस शुगर पाया जाता है। ठीक,
इसमें बेसिस के तौर पे एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और थायमाइड होता है। मतलब इसमें AGCT पाया जाता है और इसमें AGCU पाया जाता है। किसमें? RNA में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन के जगह पे ही यूरासिल पाया जाता है, विच रिप्लेसेस थायमिन लिखा हुआ है। ठीक है। अगर हम DNA और RNA की डिफरेंस की बात की जाए तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो शुगर में होता है। ठीक है। DNA में डीऑक्सीराइबोज होती है, मतलब इनमें ऑक्सीजन एटम की एब्सेंस होती है सेकंड पोजीशन पे। जब आप DNA का स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, जो शुगर की स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें देखो जो OH ग्रुप होता है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन मौजूद होता है, ऑक्सीजन गायब होता है। ठीक है। और RNA मतलब राइबोज शुगर में ऑक्सीजन होता है एट द सेकंड पोजीशन। ठीक। बेस की बात की जाए तो DNA में थायमिन होता है, जबकि RNA में क्या होता है? यूरेसिल होता है। यूरेसिल थायमिन को रिप्लेस कर देता है। फंक्शन की बात की जाए तो DNA जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है और RNA जो होता है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है या काम करता है। ठीक है। दोनों का रोल पता चल गया। स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है। कौन से बॉन्ड? फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स एंड दीज चेन्स आर मेड अप ऑफ द बैकबोन ऑफ DNA। ठीक। ये DNA और RNA मॉलिक्यूल्स की क्या बनाते हैं? बैकबोन्स बनाते हैं। ठीक है। तो इनका शुगर फॉस्फेट का बॉन्ड होता है, ये मिल करके क्या बनाते हैं? DNA और RNA की बैकबोन को बनाते हैं। ठीक है। और ओवरऑल समरी की बात की जाए तो न्यूक्लिक एसिड मीन्स DNA एंड RNA, दीज आर दी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। DNA के पास डीऑक्सीराइबोज होता है, थायमिन होता है, जबकि RNA के पास राइबोज और यूरेसिल होता है। मतलब होते कई सारे हैं। ठीक है। वो 3 कॉमन होते हैं, बाकी एक डिफरेंस होता है इनमें। ठीक है। और DNA जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, जबकि RNA होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है। सॉरी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ठीक है। सबको पता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कितने लेवल्स में होती हैं। ठीक है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन आर दी हेट्रोपॉलीमर्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। ठीक। जब कई सारे अमीनो एसिड्स मिलकर, अमीनो एसिड के मोनोमर मिल करके एक पॉलीमर तैयार करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। ठीक है। वाओ नाइस। जूम कर लेते हैं। ठीक है। अब इन्हीं प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनको 4 लेवल में डिवाइड किया गया हो। ठीक है। दीज आर डिस्क्राइब्ड इन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल। ठीक है। सबसे पहला स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा लग रहा है। प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है। इट रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन चेन। ठीक है। अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है प्रोटीन चेन में, उसके बारे में ये बताता है। ठीक है। ये हमें एग्जैक्ट ऑर्डर बताता है जिनमें अमीनो एसिड्स अरेंज्ड हुए होते हैं। ठीक है। इट टेल्स द एग्जैक्ट ऑर्डर इन विच द अमीनो एसिड्स आर अरेंज्ड। ठीक है। ये हमें एन टर्मिनल अमीनो एसिड होते हैं इनमें। ठीक है। वो फर्स्ट अमीनो एसिड जो लेफ्ट एंड पे होते हैं, ठीक है, उनको एन टर्मिनल अमीनो एसिड कहा जाता है। और दूसरे होते हैं सी टर्मिनल अमीनो एसिड, वो लास्ट अमीनो एसिड जो राइट एंड पे होते हैं। ठीक है। तो लेफ्ट एंड वाले को क्या बोला गया है? एन टर्मिनल। और राइट एंड वाले को क्या बोला गया है? सी टर्मिनल। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे थिंक ऑफ इट एज अ स्ट्रेट थ्रेड ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है। बिल्कुल जैसे ये हमने थ्रेड बना दी, ठीक, ऐसा सपोज कर लो। ठीक है। हम लेफ्ट साइड वाले को बोल दे रहे हैं एन टर्मिनल और राइट साइड वाले को बोल दे रहे हैं सी टर्मिनल। ठीक है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड होगा और यहाँ पे हमारा लास्ट अमीनो एसिड होगा। ठीक है। छोटा ही रहने देगा, अच्छा लग रहा था। ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सो द प्रोटीन चेन डज नॉट रिमेन स्ट्रेट बट फोल्ड्स इनटू स्पेसिफिक शेप। ठीक। अब वो स्ट्रेट न रह करके वो फोल्डिंग बना लेते हैं। ठीक है। इट फॉर्म स्ट्रक्चर लाइक अल्फा हेलिक्स, मतलब एक क्वाइल्ड स्पायरल शेप्ड स्ट्रक्चर लाइक अ स्प्रिंग और अ स्टेयरकेस लाइक दिस। ठीक है। एंड उसके बाद एक होती है बीटा प्लीटेड शीट। ठीक है। इट फोल्डेड शीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। इस तरीके से। ठीक है। अब ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड इन प्रोटीन। ठीक। हमें ये हेलिक्स राइट हैंडेड ही देखने को मिलती है। राइट हैंडेड का मतलब क्या है? जब अपने राइट हैंड को फोल्ड करो, ठीक है, तो आपकी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, सपोज करो कि ये मेरा अंगूठा है और ये मेरी फिंगर्स हैं। ठीक है। तो अगर ये अंगूठा है राइट हैंड का, तो फिंगर्स अगर अंदर की तरफ कर्ल हो रही हैं तो इनमें जो हमें वो क्या बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वो ऐसे देखने को मिलेगा, मतलब वो इस तरीके से इन्वर्ट्स होंगे। ठीक है। इस तरीके के हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। और जबकि जो
फोल्डिंग्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। दीज फोल्डिंग्स कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो हमें बीटा प्लेटेड शीट में देखने को मिलती हैं। Now, if we talk about the third tertiary structure, so the long protein chains fold upon itself to form a 3D shape, ठीक। पहले वो कैसे थे, स्ट्रेट थे, ठीक, फिर वो स्पायरल हो गए या फिर वो कैसे हो गए, बीटा प्लेटेड शीट हो गए, ठीक। अब ये कैसे हो गए, अब इन्होंने एक 3D स्ट्रक्चर बना ली है, ठीक है। सपोज कर लो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है। दिस फोल्डिंग गिव द प्रोटीन अ शेप लाइक अ हॉलन वूलन बॉल, ठीक है। ऐसा हो गया है कि बाहरी तौर पे हमें वूलन बॉल दिख रही है, अंदर की तरफ से खाली है, ठीक। टर्सरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह प्रोटीन को एक फंक्शनल शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है, और साथ ही बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन के लिए भी नेसेसरी होता है, ठीक है। इट इज नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन। If we talk about the last quaternary structure, some protein are made up of more than one polypeptide chains, ठीक है, अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलकर बने होते हैं। दीज इंडिविजुअल्स और सब यूनिट अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, तो हमें क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। सपोज करो कि एक स्ट्रक्चर ये था, ठीक है, और दूसरा वाला सपोज करो कि ये था, ठीक है। तो कुछ इनका अपना पैटर्न रहा होगा, आपस में ये लोग होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ह्यूमन का हीमोग्लोबिन है, ये 4 सब यूनिट से मिल करके बना हुआ है। 2 आइडेंटिकल अल्फा सब यूनिट्स होती हैं, 2 आइडेंटिकल बीटा सब यूनिट्स होती हैं। इनको लिखते कैसे हैं, अल्फा 2 और बीटा 2, ठीक, 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक है। Now, if we talk about the overall summary of the protein structure, so primary structure, it is the sequence of amino acids. Secondary structure, it folds into alpha helix and beta plicate sheet. Tertiary structure 3D folding होती है जो कि फंक्शन के लिए एसेंशियल हो जाती है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर मल्टीपल सब यूनिट्स का वो अरेंजमेंट होता है, ठीक है। हर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर क्रूशियल होता है क्योंकि दैट हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, ठीक है, किस प्रकार के बॉन्ड हमें मिल रहे हैं पॉलीमर में जब अलग अलग मोनोमर्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पॉलीपेप्टाइड्स की, मतलब प्रोटीन्स की बात करते हैं। जैसे कि नाम में ही है पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक, हमें पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा किसमें, प्रोटीन के पॉलीमर में, ठीक है। अमीनो एसिड्स इन पॉलीमर आर कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। प्रोटीन में क्या पाया जाता है, अमीनो एसिड्स पाया जाता है, अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ था, तो अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए होते हैं किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। बनता कैसे है ये, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है एक अमीनो एसिड का, इट रिएक्ट विद द अमीनो ग्रुप NH2 ऑफ द अनदर अमीनो एसिड, ठीक। मतलब कि मान लो अगर एक अमीनो एसिड का ग्रुप ये है जिसका ये COOH वाला हिस्सा है, और दूसरा अमीनो एसिड ये है जिसका ये NH2 वाला हिस्सा है, ठीक। तो ये आपस में मिलते हैं, ठीक, पानी को निकालते हैं, मतलब यहाँ से H2O, देखो एक तो जाहिर सी बात है भाई साहब OH यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये निकल जाते हैं, पानी निकल जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है अमीनो एसिड के बीच में, जो कि क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है, ठीक है। एक प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें वही स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट पॉलीसेकेराइड, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट शुगर और व्हाट दैट कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें हमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। जो मोनोसेक्राइड्स होती हैं, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द शुगर यूनिट्स, पॉलीसेक्राइड में ये लिंक होती हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स से। बनता कैसे है, इट फॉर्म बिटवीन द कार्बन एटम ऑफ 2 मोनोसेक्राइड, 2 मोनोसेक्राइड के कार्बन एटम के बीच मिल करके बनता है। इसमें भी क्या निकलता है, पानी निकलता है, अपन क्या, अपन उससे पानी निकालना है, ठीक है, इट लाइक अ बॉस, ठीक है, सिर्फ पानी निकालता है ये। इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो शुगर यूनिट की चेन्स होती है, इट फॉर्म अ पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर्स लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन्स और सेल्यूलोज, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA, तो इसमें हमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स DNA और RNA आर लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बनता कैसे है, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो 3rd कार्बन ऑफ द शुगर, ठीक है, जो 3 कार्बन ऑफ द शुगर होता है एक न्यूक्लियोटाइड का, उससे ज्वाइन करता है टू दी 5th कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। पहले वाले के तीसरे से हो और दूसरे वाले के 5वें से ये मिल करके एक फॉस्फेट की चेन बनाता, ठीक है। और द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द शुगर इज कॉल्ड एन ईस्टर बॉन्ड, ठीक। तो फॉस्फेट के द्वारा बनाया गया हुआ
ईस्टर बॉन्ड कहलाता है फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। ठीक, ईस्टर बॉन्ड क्यों तो ईस्टर बॉन्ड तो इसलिए कहला है क्योंकि इसने हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बनाया हुआ है। ठीक है, और डाई ईस्टर क्योंकि ये दोनों साइड बनाता है। ठीक है, पहले वाले के साथ 3 प्राइम बनाता है और दूसरे वाले के साथ 5 प्राइम में बनाता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। ठीक, तो 2 ईस्टर बॉन्ड्स बनते हैं ऑन आइदर साइड मेकिंग इट अ फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, 2 हमें बॉन्ड देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। डीएनए के स्ट्रक्चर की बात कर लें तो वाटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल दिया हुआ था। ठीक है, एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम, उनको काम बताओ। सिंगर एंड निकोलसन ने क्या किया था, कमेंट में लिख के बताइए जरा। ठीक है, डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, दे आर अरेंज लाइक दिस। ठीक है, 2 स्ट्रैंड रन एंटी पैरेलल टू ईच अदर, मतलब अगर ये हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो दूसरा वाला इसके अपोजिट जाएगा, मतलब 5 टू 3 जाएगा। ठीक है, द बैकबोन जो होती है वो शुगर फॉस्फेट या शुगर चेन की मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, शुगर फॉस्फेट शुगर चेन की बनी होती है, और नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं दे प्रोजेक्ट इनसाइड दिस हेलिक्स। ठीक है, सिंपल बनाना चाहे तो शुगर फॉस्फेट शुगर, मतलब बनाने के लिए शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, और यहाँ पे बीच में नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजनस बेस, इस तरीके का इनमें अरेंजमेंट होता है। ठीक है, वो हम जब पढ़ेंगे डीएनए वगैरह तब देखेंगे। ठीक है, अब बेस पेयरिंग की बात की तो सभी को फार्मूला पता है, ATGC। ठीक, एडिनोसिन जो होता है वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और गुआनोसिन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ता है। इतना तो सबको पता ही है। ठीक है, इसको हम बेस पेयरिंग रूल भी बोलते हैं। ठीक है, बेस पेयर आर परपेंडिकुलर टू द बैकबोन एंड फेस इनवर्ट। ठीक है, वो बैकबोन की कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं और इनवर्ट की तरफ फेस करते हैं। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, कुछ चीज़ें हैं वो जान लेते हैं कि डीएनए लुक्स लाइक अ हेलिकल स्टेयरकेस। ठीक है, बिल्कुल ऐसा दिखता है। ठीक है, सपोज कर लो डबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ईच स्टेप इज फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ बेस। ठीक है, हर एक स्टेप जो होता है वो एक बेस पेयर से मिल करके बना हुआ होता है। ठीक है, और जो हमें एंगल ऑफ टर्न पर बेस में पर देखने को मिलता है वो कितना होता है, 36 डिग्री का होता है। ठीक है, मतलब ये जो हमें एंगल देखने को मिला है, जितना से ये घूमा हुआ है, ठीक, ये कितने का है, ये 36 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अब दूसरी बात कि एक फुल टर्न लेने में कितने में बेस पेयर आ जाते हैं, 10 बेस पेयर आ जाता है। ठीक, मतलब कि अगर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक, और ये ऐसे चला है, ठीक है, तो इतने में कितने बेस पेयर आ गए, फुल टर्न लेने में कितने, 10 बेस पेयर आ गए। ठीक है, एक फुल टर्न लेने में जो पूरी दूरी होती है वो कितनी हो गई, 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी हो गई। ठीक है, 10 बेस पेयर पाए जा रहे हैं, इसका मतलब कि पर बेस पेयर में कितनी दूरी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, डीएनए के टाइप की बात की है तो द मोस्ट कॉमन डीएनए इज बी डीएनए। ठीक है, देयर आर मोर देन 12 टाइप्स ऑफ डीएनए विद डिफरेंट स्ट्रक्चर नेम्ड आफ्टर इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, अलग करीब 12 प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं जिनका नाम इंग्लिश अल्फाबेट के बेसिस पर रखा गया है। ठीक है, ईच टाइप ऑफ बॉन्ड इंश्योर दैट द पॉलीमर लाइक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रॉपर्ली। ठीक है, जितने भी बॉन्डिंग हमें अभी तक पढ़ी, ठीक है, चाहे वो शुगर की हो, चाहे वो अमीनो एसिड की हो, ठीक है, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड की हो, तो वो ये इंश्योर करते हैं कि ये जितने भी पॉलीमर्स हैं ये अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करके अच्छे से ये फंक्शन करें, इनका ये काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बॉन्डिंग वगैरह पढ़ ली। अब हम बात करते हैं डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट बायोमोलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज अ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्लांट और एनिमल्स, इट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स। दीज बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड एज मोल्स पर सेल और मोल्स पर लीटर। ठीक है, if you talk about what is constant turnover of biomolecules, so biomolecules are constantly being broken down और new ones are formed। ठीक, कुछ टूट करके कुछ नया बन रहा है या कुछ नए से कुछ टूट रहा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ टूट रहे हैं और कुछ बन रहे हैं। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व कंटिन्यूअस केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। ठीक, हमारे बॉडी में लगातार केमिकल रिएक्शंस हो रही है जिससे कुछ टूट रहा है कुछ बन रहा है। ठीक है, तो वहीं से मेटाबॉलिज्म की जो डेफिनेशन है वो आती है कि मेटाबॉलिज्म इज द सम
सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, सभी प्रकार के जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनका जो सम टोटल है वही हमें क्या दे रहा है, मेटाबॉलिज्म दे रहा है, ठीक है। हर एक मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो होती है रिएक्शन, इट चेंजेस वन बायोमोलिक्यूल इनटू अनदर, ठीक है। जितने भी टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उस एक बायोमोलिक्यूल दूसरे में ये कन्वर्ट होता है या फिर चेंज होता है। इफ यू टॉक अबाउट माई दैट मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड्स कन्वर्ट्स देम इनटू अमाइंस, ठीक। अगर अमीनो एसिड से CO2 निकाल दो तो क्या बन जाएगा, अमाइन बन जाएगा, ठीक। वहीं अगर अमीनो ग्रुप्स को रिमूव कर दिया जाए, ठीक, फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड बेसिस, ठीक है, ये भी एक मेटाबॉलिक एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इन डाइसैकेराइड्स, इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ सच ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स कंटिन्यूअसली, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट दी मेटाबॉलिक पाथ, सो मेटाबॉलिक रिएक्शन डू नॉट हैपन इन आइसोलेशन बट आर लिंक टुगेदर। ऐसा नहीं है कि भाई एक रिएक्शन कहीं चली है, दूसरी कहीं चली है, तीसरी कहीं चली है, नहीं, आइसोलेशन में नहीं हो रहा, ठीक, लेकिन ये लिंक्ड है, ठीक है, कि पता चला है कि एक का प्रोडक्ट दूसरे में इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरे के द्वारा बने हुए प्रोडक्ट को तीसरे में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो दीज लिंक्ड रिएक्शन फॉर्म मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। पता चल रहा है कि एक यहाँ बन रहा है, इसको यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, एक यहाँ बन रहा है, इसको यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ वाले को यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, पता चला कि यहाँ वाले का प्रोडक्ट इसको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस वाले को ये बना सके, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक पाथवे को जनरेट कर रहा है, इसी को हम क्या नाम दे दिया, मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। ये कैसे हो सकते हैं, ये लीनियर हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये वन आफ्टर अनदर फॉर्म कर रहे हैं और एंड में एक रिजल्ट प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक। और ये सर्कुलर हो सकते हैं, ठीक है, मतलब साइक्लिक पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं कि पता चला एंड प्रोडक्ट जो हमारा है वही हमारा मिल करके कोई एक इनिशियल प्रोडक्ट बना रहा हो, ठीक है। दीज पाथवेज आर इंटरकनेक्टेड सिमिलरली टू सिटी ट्रैफिक, जैसे कि शहर में जाम वगैरह लगते हैं, ट्रैफिक वगैरह होते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये भी काम करते हैं, ठीक है। नाउ if we talk about the metabolite flow in metabolic pathway, so what are metabolites? These are the intermediate products or of the metabolism, ठीक है। मेटाबॉलिज्म बीच में जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये वो हैं, ठीक है। इट मूव्स थ्रू दिस पाथवे एट अ डेफिनाइट रेट एंड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कहीं भी घुस जा रहे हैं, कितनी भी रेट से बन रहा है, नहीं, इनका रेट फिक्स है और इनकी डायरेक्शन फिक्स है कि भाई सब बन करके इनको अगर लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट जाएंगे, राइट जाना राइट जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। द फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स इज कॉल्ड द डायनेमिक स्टेट ऑफ द बॉडी कंस्टिट्यूएंट, ठीक। और इसी फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स को ही हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो किस स्टेट में है, डायनेमिक स्टेट में है, ठीक है। वी आर नॉट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, वी आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। इन अ हेल्दी बॉडी दिस मेटाबॉलिक फ्लो इज स्मूथ एंड एरर फ्री, और एक हेल्दी बॉडी में ये स्मूथ होता है, एरर फ्री होता है। अगर इसी में ये एरर के साथ हो गया तो हमारी हेल्दी बॉडी कैसी हो जाएगी, अनहेल्दी बॉडी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है कि मैं मतलब मेरा सोते हुए शरीर काम नहीं करता, तो भाई साहब नहीं, ठीक है, ही इज़ नॉट सम काइंड ऑफ परमात्मा, इज़ नॉट सम काइंड ऑफ इनह्यूमन बीइंग, ठीक है। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनकी बॉडी हमेशा किस स्टेट में होती है, डायनेमिक स्टेट में होती है, और मरने के बाद ही वो स्टडी स्टेट में आ पाएंगे, ठीक है। जब वो स्वाहा होंगे, उनका जब राम नाम सत्य होगा, ठीक है, तभी जा कर के वो किस स्टेट में आएंगे, स्टडी स्टेट में आएंगे, वरना तब तक वो डायनेमिक स्टेट में ही रहेंगे, क्योंकि भाई साहब उनके अंदर मेटाबोलाइट्स मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन रही है, दूसरे से तीसरी बन रही है, ठीक है। इन मेटाबोलाइट्स रिएक्शन में कुछ कैटलिस्ट का भी काम होता है, ठीक है। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन आर कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। जितने भी टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो कैसी होती हैं, कैटलाइज्ड रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। नो मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर विदाउट अ कैटलिस्ट इन लिविंग सिस्टम, लिविंग बॉडी में कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जो बिना कैटलिस्ट के हो जाए। कैटलिस्ट इज लाइक अ माई बाप ऑफ ऑल द रिएक्शंस, इनकी रिक्वायरमेंट जरूरी है ही है, ठीक। इवन सिंपल प्रोसेस लाइक डिजॉल्विंग CO2 इन वाटर आर कैटलाइज इन लिविंग सिस्टम, ठीक। जैसे कि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घोलना है तो हम जनरली क्या करते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है, लेकिन लिविंग बॉडी में इसके लिए भी हमें एक कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कौन से होते हैं, हमारे एंजाइम्स होते हैं। द कैटलिस्ट दैट स्पीड अप दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर प्रोटीन्स एंड दीज प्रोटीन कैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम्स, ठीक है। वो सारे कैटलिस्ट जो मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और यही प्रोटीन कैटलिस्ट क्या कहलाते हैं, एंजाइम्स कहलाते हैं। एंजाइम्स इंश्योर दैट मेटाबॉलिक प्रोसेस अकर क्विकली एंड एफिशिएंटली, ठीक। ये इंश्योर करता है कि जो चीज़ धीरे धीरे चल रही है वो जल्दी हो जाए बट एफिशिएंट तरीके से हो, ठीक है। समरी के तौर मतलब ओवरऑल समरी देख लें इसकी, तो मेटाबॉलिज्म इंश्योर कांस्टेंट टर्नओवर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, साथ ही साथ मेटाबॉलिक पाथवे लाइक सिटी ट्रैफिक रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स,
साथ ही साथ एंजाइम एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट टू कीप ऑल द रिएक्शन रनिंग स्मूथली। दिस वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम मेंटेन्स द डायनेमिक स्टेट ऑफ द बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे की बात कर लें तो मेटाबॉलिक पाथवे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ वर्क। फर्स्ट वन इज एनाबॉलिक पाथवे, जिसको हम बोलते हैं बायोसिंथेसिस, मतलब कुछ बनने का काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे एनाबॉलिक पाथवे। इट कन्वर्ट सिंपलर मॉलिक्यूल्स इनटू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जैसे कि एसिटिक एसिड मिल करके कोलेस्ट्रॉल बना देंगे। दीज पाथवेज ऑलवेज कंज्यूम्स एनर्जी, भाई कुछ बनाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम अमीनो एसिड्स रिक्वायर एनर्जी। ठीक है, जब अमीनो एसिड से हम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एनाबॉलिक पाथवे। दूसरा होता है कैटाबॉलिक पाथवे, इसमें को बोलते हैं हम डीजनरेशन, तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जब ब्रेक डाउन किया जाता है किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का तो वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज को जब तोड़ा जाता है तो लैक्टिक एसिड मिलता है इन स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, एंड दीज पाथवेज ऑलवेज रिलीज एनर्जी। ठीक है, ये वो पाथवे भाई साहब तोड़ने से जो एनर्जी इनको लगाने में बनाने में लगी थी वो अब रिलीज हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ पाथवेज रिलीज एनर्जी। ठीक है, नाउ एनर्जी रिलीज इन कैटाबॉलिक पाथवे व्हेन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड, एनर्जी इज रिलीज्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, विच अकर इन 10 मेटाबॉलिक स्टेप। ठीक है, जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे तब आपको पूरा पढ़ाएंगे कि किस तरीके से वो 10 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, what is the energy storage mechanism? Living organism trap the energy released during the catabolism. This energy is stored in the form of chemical bonds. ठीक, जब वही bonds टूटते हैं तो क्या बनते हैं, एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, एनर्जी stored in these bonds is used for later for biosynthesis work, means building for new molecules. Osmotic works mean they maintain the ion gradients across the membrane, and sometimes they are used for the mechanical works like muscle contraction movement etc. ठीक है, नाउ if you talk about the energy currency, which is also known as the ATP, means adenosine triphosphate, so it is the most important energy carrier in living organism. ATP stores bond energy and releases it when needed for cellular process. जब भी हमें सेलुलर प्रोसेस में एनर्जी की आवश्यकता होती है तो हम ATP से एनर्जी लेकर के तोड़ फोड़ के इस्तेमाल कर लेते हैं। Now if you talk about the energy strategies in living organism, so living organism derive energy by ब्रेकिंग डाउन न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि ग्लूकोज हो गया। ठीक है, बाई अलग अलग टाइप का मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, और जो कुछ एनर्जी एटीपी में स्टोर होती है उनको ये वहाँ से इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इट कन्वर्ट स्टोर्ड एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब वही है भैया, जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इनसे मांग लेंगे, उनसे मांग लेंगे, इस्तेमाल करेंगे। चलिए, if you talk about bioenergetics, this is the study of energy in living system. ठीक, so the study of how living organisms generate energy and store energy and utilize energy to perform work. तीन काम देखते हैं। सबसे पहला क्या, किस प्रकार से एनर्जी को जनरेट किया जा रहा है, किस प्रकार से एनर्जी को स्टोर किया जा रहा है, किस प्रकार से एनर्जी को यूटिलाइज किया जा रहा है काम करने में। ठीक है, दिस फील्ड इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, समथिंग इन योर ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके ओके, समथिंग लेफ्ट, ओके इट इज डन। ओवरऑल समरी देख लेते हैं इनकी। सो मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व बोथ एनाबॉलिज्म मीन्स बिल्डिंग, कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकिंग। एनर्जी फ्रॉम कैटाबॉलिज्म इज स्टोर्ड एज एटीपी एंड यूज फॉर वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस। और इन्हीं एनर्जी सिस्टम्स को जब हम लिविंग सिस्टम में पढ़ते हैं तो उस वाले फील्ड को बोल देते हैं बायो एनर्जेटिक्स। नाउ व्हाट इज अ लिविंग स्टेट? सो बायोमोलिक्यूल्स इन अ लिविंग स्टेट, living organisms contain thousands of chemical compounds known as metabolites or biomolecules. पता है भैया, these molecules are present at specific concentration in the body, ये भी पता है भैया। उनको कैसे बताते हैं हम, मोल्स पर लीटर या फिर मिली मोल्स पर लीटर में हम उनको बताते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ब्लड में कितनी होती है, 4.2 मिली मोल्स पर लीटर से लेकर के 6.1 मिली मोल्स पर लीटर तक होती है। हार्मोन की कंसनट्रेशन की बात की जाए तो ये नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर्स में भी तक ये वैरी करते हैं, रेंज होता है इनका। ठीक है, मतलब इतने कम अमाउंट में पाए जाते हैं। नाउ व्हाट इज दिस स्टेडी स्टेट इन अ लिविंग सिस्टम? ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन अ स्टेडी स्टेट। ठीक, अभी तक तो मैं कह रहा था भैया वो डायनेमिक फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो किन चीज़ों में बात हो रही है वो देखते हैं। स्टेडी स्टेट मतलब वो कंडीशन जहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन है, देखो क्या बात कर रहे हैं हम, बायोमोलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट बना रहता हुआ है डिस्पाइट कंटिन्यूअस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किस बारे में बात की मैंने वहां पे,
डायनेमिक स्टेट में मैंने ये बताया था कि बॉडी में लगातार मेटाबॉलिक पाथवे चल रहे हैं, लगातार कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, तो हमारी बॉडी किसमें है? डायनेमिक स्टेट में है, ठीक। लेकिन जितना ही बन रहा है उतना ही टूट रहा है, तो एक बैलेंस बरकरार है, ठीक है। जितना बन रहा है उतना ही टूट रहा है। तो हम बाहर से देखेंगे, हम तो कहेंगे यार कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, हाँ भाई, क्योंकि अगर मान लो कि 1000 चीज़ें बनी तो 1000 चीज़ें टूट गई, हाँ, तो हम कहेंगे भाई जो हमारा नेट रिजल्ट है वो तो 0 ही है। तो कहने का मतलब वही एक स्टडी स्टेट वही है कि जो कंसंट्रेशन है बायोमोलिक्यूल्स की वो कांस्टेंट रह रही है डिस्पाइट कंटिन्यूअस केमिकल रिएक्शन, ठीक। अब बायोमोलिक्यूल्स आर इन अ मेटाबॉलिक फ्लक्स, ठीक। जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो किस में है? मेटाबॉलिक फ्लक्स में है, मीनिंग दे आर कंटिन्यूअसली ब्रोकन डाउन एंड कंटिन्यूअसली सिंथेसाइजिंग। वही कह रहा है ना कि जितने टूट रहे हैं उतने ही बन जा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि नेट रिजल्ट हमारा 0 है, ठीक है। अगर हम लिविंग स्टेट को एक नॉन इक्विलिब्रियम की स्टेट में बात की जाए तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? वो स्टेट जहाँ पे कोई फर्दर वर्क परफॉर्म नहीं किया जा रहा, ठीक है। स्टेट वेयर नो फर्दर वर्क कैन बी परफॉर्म, ठीक। मतलब अब वो फुल हो चुका है, ठीक है। मतलब मैं कहूँ एक नाव है, इस नाव में 10 व्यक्ति चढ़ सकते हैं, ठीक है। 10 के 10 चढ़ चुके हैं, अब जगह है ही नहीं, इसके आगे कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ सकता, मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच गई है, ठीक। सिस्टम्स एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क, ठीक है। और वो सिस्टम जो इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुके हैं अब वो कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो उनका हो चुका, ठीक। सिंस लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कंटिन्यूअस वर्क दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम, ठीक। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लगातार काम करते हैं, ठीक है। देखो क्या कहा हमने कि अगर एक बार इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो फिर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। ये तो हमने एग्जांपल के लिए बताया इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसको छोड़ दो आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं हो कि वो सारे सिस्टम जो एक बार इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेंगे, ठीक है, वो काम नहीं करेंगे फिर, ठीक है। यार मतलब ऐसा समझो कि आपकी अगर सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी तो फिर ख्वाहिश किसकी करोगे? हाँ, अगर सारी ख्वाहिशें ही पूरी हो जा रही है तो फिर ख्वाहिश किस चीज़ की रहेगी? किसी चीज़ की नहीं रहेगी, ठीक है। तो फिर आपके जीने ना जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, ख्वाहिशें तो पूरी हो गई। इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म लगातार काम करते हैं, इसीलिए दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम, सो टू स्टे अलाइव ऑर्गेनिज्म मस्ट रिमेन इन अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, ठीक है। देखो इन्होंने दो टर्म का इस्तेमाल किया, नॉन इक्विलिब्रियम भी होने चाहिए और स्टेडी स्टेट में भी होने चाहिए, ठीक है। नॉन इक्विलिब्रियम क्यों होने चाहिए? उनको लगातार काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम पहुंच नहीं सकते, और इक्विलिब्रियम पहुंच नहीं सकते तो उनका जो स्टेडी स्टेट था, मतलब कि जितने टूट रहे हैं उतने ही बन रहे हैं, ठीक है, जितने टूट रहे हैं उतने ही बन रहे हैं, ठीक है। तो ये बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। सो नॉन इक्विलिब्रियम जरूरी क्यों है? टू रिमेन in the living state organism must continuously prevent falling into equilibrium. This is done by maintaining a steady state through constant energy input. लगातार देते रहो, तोड़ते रहो, देते रहो, तोड़ते रहो, देते रहो, तोड़ते रहो। मेटाबॉलिज्म का रोल क्या होता है इसमें, ठीक है। मेटाबॉलिज्म पता है क्या होता है भाई? सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, ये मिलाकर के मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। इंश्योर क्या करता है कि एनर्जी की जो प्रोडक्शन हो रही है टू रिक्वायर्ड मेंटेन द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट वो लगातार होती रहे, ठीक है। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करने के लिए जितनी एनर्जी प्रोडक्शन का इस्तेमाल हो रहा है वो होता रहे, ठीक। और कंटिन्यूअस कन्वर्जन हमें देखने को मिलता है बायोमोलिक्यूल्स में, ताकि हमें जो भी प्रोसेस है वो लगातार रन करता रहे, चलता रहे, ठीक है। मेटाबॉलिज्म और लिविंग स्टेट जो होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। विदाउट मेटाबॉलिज्म सिस्टम इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, ठीक। और इक्विलिब्रियम में पहुंच के मतलब कोई काम नहीं करेगा, मतलब कि सीधा टाटा बाय बाय, ठीक। इसीलिए लिविंग स्टेट का मतलब नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट होनी चाहिए, और मेटाबॉलिज्म जो होता है वो इन्हीं स्टेट को मेंटेन रखने का एक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो विदाउट मेटाबॉलिज्म यू आर नथिंग, टाटा बाय बाय। लिविंग ऑर्गेनिज्म stay alive by maintaining a non-equilibrium steady state. Energy input prevents the system from reaching equilibrium. Metabolism is essential to maintain this state, making it synonymous with living state, ठीक है। मतलब भैया हम नहीं तो तुम नहीं, तुम नहीं तो हम ही हैं। क्या अच्छा गाना है ना। This is the last, I think so, given in the NCERT. We are talking about enzymes. So what are enzymes?
Enzymes are mostly proteins that catalyze the biological reactions. Some nucleic acid can also act as an enzyme. These are called ribozymes. ठीक, ribozymes are the enzymes which act as ribozymes are the nucleic acids which act as a enzymes and they are known as ribozymes. अरे यार सिंपल यही है, वो न्यूक्लिक एसिड जो एंजाइम के तरीके से बिहेव करते हैं उनको हम राइबोजाइम बोलते हैं। इतना इसमें फंसा करके रखे हुए हैं। तो जिस प्रकार से हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर देखे थे उसी प्रकार से एंजाइम्स के भी स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन के वैसे एंजाइम के भी, इनमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। प्राइमरी मतलब अमीनो एसिड की सीक्वेंस देखने को मिलती है। सेकेंडरी मतलब इसमें हमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट देखने को मिलता है। टर्शियरी मतलब इसमें 3D फोल्डिंग देखने को मिलती है, जहाँ पे जो प्रोटीन चेन्स होती हैं वो पॉकेट्स और सर्विक्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? पॉकेट सर्विक्स बनाती हैं। इसी पॉकेट और सर्विक्स में आकर के कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, फंसती हैं। ठीक है ना। व्हाट आर द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम? वही जो पॉकेट और सर्विक्स बन रहे थे ना, वही हमारे एक्टिव साइट कहलाते हैं किसी भी एंजाइम्स के। वेयर द सबस्ट्रेट गॉट अटैच्ड और सबस्ट्रेट गॉट फिक्स्ड। नाउ दिस सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट अलाउइंग द एंजाइम टू कैटालाइज द रिएक्शन एफिशिएंटली। ठीक है, जो सबस्ट्रेट होता है इनएक्टिव साइट पर बाइंड होता है, जिससे एंजाइम जो होता है वो कैटालाइज करने में, मतलब जो कैटालिटिक रिएक्शन होती है वो एफिशिएंटली परफॉर्म करता है। अब एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में डिफरेंस क्या होता है? तो इनऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट होते हैं दे वर्क एफिशिएंटली एट हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर, वेयर एज एंजाइम्स गेट डैमेज्ड और डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर यूजुअली अबव 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर का फर्क है थोड़ा सा। ठीक है, कि अपन ज़्यादा टेम्परेचर पे काम कर लेगा, ज़्यादा प्रेशर पे काम कर लेगा, और अपन थोड़े से कम टेम्परेचर पे काम करता है, अपन थोड़ा सा सॉफ्ट है। ठीक है, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म आर दी एक्सेप्शंस। ठीक है, दीज आर दी एंजाइम्स विच आर यूज्ड इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इनमें इनका इस्तेमाल किया था क्योंकि ये थर्मली स्टेबल होते हैं। ठीक है, और दो ऑर्गेनिजम्स विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम हीट कंडीशंस, जैसे कि हॉट वेंट और सल्फर स्प्रिंग्स हो गए, उनको हम बोलते हैं थर्मोफिल्स। ठीक, enzymes from these organisms remain stable and retain their catalytic power even at a temperature of 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक भी वो अपनी कैटालिटिक पावर को होल्ड करके रखते हैं, स्टेबल बना करके रखते हैं। ठीक है, और जो यही थर्मल स्टेबिलिटी है वो उनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी बन जाती है एंजाइम्स की फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्योंकि भाई इन्हीं एंजाइम्स का इस्तेमाल हम अलग अलग बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स और पीसीआर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओवरऑल समरी की बात की जाए तो एंजाइम्स प्राइमरली प्रोटीन होते हैं ये, विद स्पेसिफिक एक्टिव साइट वेयर सबस्ट्रेट गॉट बाइंड और सबस्ट्रेट गॉट अटैच्ड। द वर्क बेस्ड एट मॉडरेट टेम्परेचर बट कैन डैमेज एट हायर टेम्परेचर। एंजाइम्स फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स आर थर्मली स्टेबल एंड फंक्शन एफिशिएंटली एट वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब कितने 80 से लेकर के 90 डिग्री सेल्सियस तक भी ये एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। ठीक ना, अब इन एंजाइम्स के अंदर हम सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ चेंजेस इन अ कंपाउंड देखने को मिल रहे हैं, तो कितने हो सकते हैं? पहले होता है फिजिकल की चेंज, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें शेप और स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस में देखने को मिल रहे हैं चेंज, कोई बॉन्ड ना टूटा है ना बना है। ठीक है, जैसे कि पानी में आइस का मेल्ट कर जाना और वाटर का इवोपरेट करके वेपर बन जाना। ठीक है, दीज आर दी फिजिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब जरूर कुछ ना कुछ टूटा है, कुछ ना कुछ बना है। ठीक है, इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड्स, न्यू सब्सटेंसेज आर ऑलवेज फॉर्म, जैसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, जैसे कि BaOH का होल्टवाइज था, हमने इसको H2SO4 में डाला तो हमें BaSO4 मिला और पानी अलग हो गया। ठीक, तो कुछ नया बना है यहाँ पे। तो जितने भी प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कुछ नया ही बनाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं केमिकल रिएक्शन फिजिकल रिएक्शन की एक रेट होती है, मतलब उनकी एक स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, जो भी कह लो आप। ठीक, कि मतलब पर यूनिट टाइम में कितना उस प्रोडक्ट का अमाउंट बना है उसी को हम रेट या वेलोसिटी बोल देते हैं। इसको बोलते हैं हम रेट का फार्मूला हो गया कि ΔP/ΔT। ठीक, कितना प्रोडक्ट बना है और उसने कितना टाइम लिया है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज और डिक्रीज द रेट डबल्स और रिड्यूस्ड बाई हाफ। ठीक, कि हर 10 डिग्री सेल्सियस के इंक्रीज या डिक्रीज में जो रेट होता है वो या तो दोगुना हो जाएगा या आधा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन की। ठीक है, तो अनकैटालाइज्ड रिएक्शन सबसे पहले क्या होता है, वो तो वेरी स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का पानी में घोलना, मिल करके कार्बोनेट बनना, H2CO3 बनना। ठीक है, स्लो प्रोसेस है। ठीक, नेचर में हो तो रहा है बट स्लो प्रोसेस है, काफ़ी स्लोली हो रहा है। ठीक है,
वहीं अगर इसमें हम कोई कैटलिस्ट डाल दें, जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, सम रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेस, दिस इज द एंजाइम व्हिच इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक। इट प्रोड्यूसेस ऑफ अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल्स, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनाता है ये कार्बोनिक एसिड के पर सेकेंड, ठीक है। और कितने गुना इसने एक्सेलरेट कर दिया पूरे प्रोसेस को, 10 मिलियन टाइम्स, ठीक है। पहले कुछ बन रहे थे, अब सीधा 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकंड बनने लगे, ठीक है। तो 10 मिलियन गुना, मतलब 10 मिलियन टाइम्स इसने स्पीड को इंक्रीज कर दिया, इनहेंस कर दिया। एंजाइम्स की पावर यही है कि ये स्पीड अप कर देते हैं किसी रिएक्शन को एट अ इनक्रेडिबल रेट। भाई साहब तबाही है। ईच एंजाइम्स कैटलाइजेज अ स्पेसिफिक रिएक्शन, हर एक एंजाइम सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है, ठीक है। जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं विच अकर्स थ्रू मल्टी स्टेप रिएक्शन, उनमें कैटलाइज्ड इस्तेमाल होता है। दे आर कैटलाइज्ड बाई आइदर बाई अ सिंगल एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक, कोई एक सिंगल एंजाइम कॉम्प्लेक्स होगा या फिर कोई डिफरेंट एंजाइम्स होंगे हर स्टेप्स पे, ठीक है। या तो कोई एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होगा जो सारे स्टेप्स को देख रहा होगा, या फिर हर स्टेप पे हमें एक कोई नया एंजाइम देखने को मिल रहा होगा जो कि उस रिएक्शन को क्या कर रहा होगा, कैटलाइज कर रहा होगा, ठीक है। मेटाबॉलिक पाथवे की बात करें, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गया, ठीक, इसमें जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, तो दिस प्रोसेस टेक्स अबाउट प्लेस थ्रू अ 10 एंजाइम कैटलाइज प्लेस, ठीक है। इनमें 10 एंजाइम कैटलाइज्ड स्टेप्स होते हैं। ओवरऑल रिएक्शन को इस तरीके से देखा जाए तो ये रहा हमारा ग्लूकोज, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, बनाया हमारा पायरुविक एसिड और पानी निकल गया, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन थी और इसमें 10 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। जैसे कि एनारोबिक कंडीशन नॉर्मल ऑक्सीजन में हो गई, ठीक है, तो ग्लूकोज से क्या बन गया, पायरुविक एसिड बन गया। वहीं एनारोबिक कंडीशन ऑक्सीजन नहीं है, ठीक, तो स्केलेटल मसल्स में वही ग्लूकोज अब पायरुविक एसिड ना बना करके क्या बना देता है, लैक्टिक एसिड बना देता है, ठीक। और जब वही हम फर्मेंटेशन कर देते हैं ईस्ट वगैरह में, तो यही ग्लूकोज क्या बना देता है, दारू, शराब, तेरी आँखियाँ शराब, ये बन जाते हैं, ठीक है। ओवरऑल समरी की बात की जाए तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व बॉन्ड चेंज वाइल फिजिकल चेंज ओनली अफेक्ट द शेप और द स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल और एनीथिंग, while enzymes drastically increase the rate of chemical reaction। भाई साहब काफ़ी चेंज ला देता है, ठीक है। मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व मल्टी स्टेप एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन वाइल द सेम पाथवे कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे हमने पीछे देखा कि एनारोबिक रिएक्शन में कुछ और बना रहा था, एरोबिक में कुछ और बना रहा था, और वही ईस्ट वगैरह में कुछ और ही बनाने लग गया, ठीक है। The next one is how do enzymes bring about such high rates of chemical conversion। किस प्रकार से एंजाइम्स इस प्रकार की हाई रेट लेकर के आते हैं इन एनी काइंड ऑफ केमिकल कन्वर्जन, ठीक है। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इज व्हाट, दैट एंजाइम्स आर द प्रोटीन विद अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर होता है विद एन एक्टिव साइट, ठीक। दिस सबस्ट्रेट गेट अटैच्ड टू दैट एक्टिव साइट, ठीक, दैट बाइंड्स टू द एंजाइम्स एंड कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट, ठीक, ठीक है ना। प्रोडक्ट जो होते हैं दिस सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर दिस सबस्ट्रेट अंडरगोज अ केमिकल चेंज, ठीक, वो प्रोडक्ट होते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि सबस्ट्रेट था, कोई एंजाइम आया उसके साथ अटैच किया और उसने एक प्रोडक्ट को बना दिया, ठीक। ये सिंपल सी जो चीज़ थी वो है, ठीक है। अब जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है ये बनता कैसे है, ठीक है। सो द सबस्ट्रेट एस बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम ई, इससे हमें एक टेम्पररी स्ट्रक्चर मिलता है। कौन सा स्ट्रक्चर, टेम्पररी स्ट्रक्चर। ध्यान रखना एंजाइम का काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वो रिएक्शन को इनिशिएट करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है कि दिस फॉर्म ऑफ टेम्पररी स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, को ईएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। द सबस्ट्रेट मस्ट डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट टू इनिशिएट द रिएक्शन, ठीक है। और जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट की तरफ डिफ्यूज होना चाहिए ताकि वो रिएक्शन को क्या कर सके, इनिशिएट कर सके, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन, वंस द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एंजाइम, देखो क्या था, सबस्ट्रेट आया, एंजाइम के साथ मिला, इसने एक सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है। फिर इसको ईएस कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें ईएस कॉम्प्लेक्स था तो हम भी इसको ईएस कॉम्प्लेक्स ही लिखते हैं, ठीक है। हम भी इसको ईएस कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक। इट गोज थ्रू एन अनस्टेबल स्ट्रक्चरल फेज कॉल्ड द ट्रांजिशनल फेज,
ठीक है, एक अनस्टेबल स्ट्रक्चरल फेज बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। इन दिस स्टेट बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड फॉर्म, ठीक, कुछ बॉन्ड बनते हैं, कुछ बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है। या एक हाई एनर्जी अनस्टेबल स्टेट होती है दैट अकर्स ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ अ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, और ये तब होता है जब कोई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो, ठीक, तब जाकर के हमें ये फेज देखने को मिलता है। आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट, ठीक, और जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसी एक्टिव साइट से उस प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब हमें कुछ मल्टीपल इंटरमीडिएट स्टेज देखने को मिलते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। देयर मे बी सेवरल इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द फाइनल प्रोडक्ट। दीज इंटरमीडिएट स्टेट्स आर अनस्टेबल एंड हैव हाई एनर्जी लेवल्स, ठीक है। भाई देखो, जितने ज़्यादा हमें इंटरमीडिएट स्टेट देखने को उतना ही वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि भाई प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनते हैं फिर उसमें, ठीक है ना। इफ यू टॉक अबाउट द एनर्जी एंड एक्टिवेशन बैरियर्स, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो रिक्वायर होती है कि किसी एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। दिस इज द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक, और ये वही एनर्जी गैप होती है जो एक सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट में वैरी होती है, या फिर जो अंतर होता है, ठीक, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। एक्सोथर्मिक एनर्जी क्या होती है, इट इफ द प्रोडक्ट एनर्जी इज लोअर, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कैसी है, कम है सबस्ट्रेट से, ठीक, तो रिएक्शन जो होगी वो एनर्जी को रिलीज करेगी, ठीक है। सो नो एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड लाइक हीट, ठीक, तो उसमें हमें हीट वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई सब एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक। लेकिन अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो और सबस्ट्रेट की एनर्जी कम हो तो जाहिर सी बात है यार, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। सो द रिएक्शन रिक्वायर्स एन इनपुट ऑफ एनर्जी, ताकि वो रिएक्शन हो सके, ठीक। सो अब देखो, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ही ज़्यादा होगी उतनी ही समस्या होगी हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि फिर हमें उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए, तो हमें कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। तो एंजाइम्स वहीं हेल्प करते हैं, इट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, दे मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट मच ईजियर एंड फास्टर। दिस इज हाउ एंजाइम इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। करते क्या है, वो जो ट्रांजिशन वाला फेज है ना, ठीक है, जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने में कर रहे हैं उसी को आसान और फास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो अच्छा हो जाता है, ठीक है। अगर इसको ग्राफिकली समझा जाए तो ऐसा होता है, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमें पोटेंशियल एनर्जी का वो दिख रहा है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमें प्रोग्रेशन दिख रही है, रिएक्शन किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक। यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट था, ठीक, ये हमारा वो बेस लाइन है, ठीक है, जहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब देखो, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, ये वो वाला ग्राफ है जो नॉर्मल विदाउट एंजाइम्स के चल रहा है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ठीक, वो एक्टिवेशन एनर्जी है जो एंजाइम के बिना देनी पड़ी, ठीक। और ये वो वाली एक्टिवेशन एनर्जी है जो हमें एंजाइम के साथ देनी पड़ी है, तो वो कितना गैप हमें देखने को मिल गया, ठीक है। तो एंजाइम का ये काम होता है, वो ट्रांजिशन स्टेट को ही वो कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। जो एस है वो हमारा स्टार्टिंग है एट लोअर एनर्जी लेवल, ट्रांजिशन स्टेट एट हायर एनर्जी पीक, प्रोडक्ट एट लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी लेवल डिपेंडिंग ऑन वेदर दी रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट की जो लेवल है वो वैरी कर सकता है। ओवरऑल समरी ये है भाई साहब कि एंजाइम बाइंड द सबस्ट्रेट एंड फॉर्म्स अ ट्रांजिशन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, द सबस्ट्रेट passes through a transition state where bonds are breaked and are formed. Enzyme lower the activation energy, making the conversion of substrate to product faster. Whether the reaction releases or absorb energy, the enzyme ensure the process occurs efficiently, ठीक है। Now if you talk about the nature of these enzyme actions, so एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, एंजाइम हैज अ स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट टू द सबस्ट्रेट, पता है भाई साहब, ठीक है। व्हेन द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एंजाइम इट फॉर्म अ हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक, इसको हम ईएस कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ये कॉम्प्लेक्स शॉर्ट लिव्ड होता है और ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है, ठीक है, इट अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब कैसे बनता है, जो सबस्ट्रेट है जो मॉडिफाई कर जाता है, ठीक है, ईएस कॉम्प्लेक्स में बनता है ये, ठीक है। जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट कर जाता है फिर प्रोडक्ट में, ठीक है। नाउ दी द एंजाइम रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है, एंजाइम जैसा का था वैसा का वैसा ही वो रह जाता है, ठीक है। द एंजाइम एक्शन फॉलोज अ कैटालिटिक साइकिल इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग स्टेप्स, कुछ स्टेप्स होते हैं इनमें कैटालिटिक वो उसमें रिएक्शन में, ठीक है। पहला होता है सबस्ट्रेट जो होता है वो एक्टिव साइड से बाइंड होता है, तो सबस्ट्रेट एक्स फिट परफेक्टली इनटू द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम फॉर्मिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स।
उसके बाद इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म देखने को मिलता है हमें, द एंजाइम अंडरगो अ स्लाइट शेप चेंज टू फिट द सबस्ट्रेट मोर टाइटली, दिस नोन एज द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक, जो स्टेप 3 है उसमें ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम कम्स क्लोज टू द सबस्ट्रेट, इट ब्रेक द सबस्ट्रेट्स केमिकल बॉन्ड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक, एंजाइम देखो सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ था, सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड तोड़ा, अब वो प्रोडक्ट के साथ जुड़ गया तो उसमें एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक, फिर एंजाइम यहाँ से रिलीज हो जाता है और प्रोडक्ट को ये बाहर फेंक देता है, रिलीजेज ऑफ प्रोडक्ट एंड री यूज ऑफ एंजाइम। ठीक, अब प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है फ्रॉम द एंजाइम, उसके बाद जो एंजाइम होता है वो फ्री हो जाता है, दूसरे सबस्ट्रेट के साथ ज्वाइन करके वो फिर से प्रोसेस को रिपीट कर देता है। ठीक है, सो एंजाइम्स इसमें यूज नहीं होता। ठीक है, पूरा समझ की प्रोसेस ये है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम प्रोडक्ट बनता है और एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग। ठीक, तो एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड एंड रेडी फॉर अनदर कैटालिटिक cycle. This process continues repeatedly, ensuring a high rate of product formation. ठीक है, now if you talk about the factors which affect the enzyme activity, so temperature हो गया, pH हो गया। ठीक है, एंजाइम वर्क बेस्ट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड पीएच नोन एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, बिलो ऑप्टिमम टेम्परेचर एनर्जी बिकम्स इनएक्टिव बट रिटेन्स स्ट्रक्चर। ठीक है, जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं बट अपने स्ट्रक्चर को रिटेन करके रखते हैं। एंजाइम एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है फॉर टेम्पररली। ठीक है, जबकि अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर चले जाएं तो एंजाइम्स हमारे डीनेचर हो सकते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ठीक, और दिस डिस्ट्रॉय द एंजाइम स्ट्रक्चर मेकिंग इट इनएक्टिव परमानेंटली। ठीक, और उसकी वजह से जो एंजाइम हमारा वो परमानेंटली कैसा हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, पीएच का इफेक्ट क्या होता है कि इट अल्टर द एंजाइम स्ट्रक्चर, एंजाइम एसिडिक और अल्कलाइन कंडीशन कैन डीनेचर द एंजाइम रिड्यूसिंग दिस और स्टॉपिंग द एक्टिविटी। ठीक, एक्सट्रीम एसिडिक और एक्सट्रीम बेसिक क्या कर सकता है कि एंजाइम को ही वो डीनेचर कर सकता है, जिससे या तो वो उसकी जो एफिशिएंसी वो कम ही हो जाएगी या फिर खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, कि अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में हमें इंक्रीज देखने को मिलता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज कर जाती है, जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे मॉलिक्यूल्स वो बाइंड कर जाएंगे वो एंजाइम्स के साथ। ठीक है, दिस कंटिन्यूज अंटिल द रिएक्शन रीच मैक्सिमम वेलोसिटी और वी मैक्स। ठीक है, वी मैक्स पर क्या होगा, सभी एंजाइम मॉलिक्यूल जो होंगे वो सैचुरेट हो जाएंगे सबस्ट्रेट्स के साथ। ठीक, आफ्टर दिस पॉइंट इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शन रेट बिकॉज नो फ्री एंजाइम्स मॉलिक्यूल आर अवेलेबल। वही था ना जो मैं कह रहा था कि मतलब क्या नहीं रहा था, एग्जाम्पल के तौर पे एक नाव में 10 लोग आ सकते हैं। ठीक है, और ये 10 लोगों को छोड़ करके ही आएगा तभी 10 लोगों को वापस लेके जाएगा। ठीक, तो सपोज करो कि पहले सिर्फ 5 लोग थे। ठीक है, तो इसने 5 को बैठाया। ठीक, 5 को छोड़ के आ गया। ठीक है, उसके बाद 6 हुए, 6 का बड़ा छोड़ के आ गया। ठीक, 7 हुए, 7। ठीक, 8। ठीक, 9। ठीक, 10। 10 पे जैसे आएगी सैचुरेट हो गया, इससे ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ नहीं है बैठाने की। ठीक, अब ये 10 को छोड़ कर आएगा तभी अगले 10 को लेकर के जाएगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे हमने 100 कर दिए। ठीक, 100 लोग खड़े कर दिए, लेकिन अभी भी इसकी जो रेट है वो कितनी होगी, 10 पीपल पर राउंड। ठीक है, 10 लोगों को ही लेकर के आ सकता है। ठीक है, तो अब सबस्ट्रेट को कितना भी बढ़ाएं हम, रिएक्शन के रेट पे स्पीड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उसके बाद कुछ एंजाइम इनहिबिटर्स भी होते हैं। एंजाइम्स कैन बी अफेक्टेड बाय स्पेसिफिक केमिकल्स दैट बाइंड्स टू देम एंड रिड्यूस और स्टॉप देयर एक्टिविटी, दिस प्रोसेस कॉल्ड इनहिबिशन एंड द केमिकल नोन एज इनहिबिटर। ठीक, कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्पेसिफिक साइट पर अटैच करके शेप चेंज कर देते हैं, साइज चेंज कर देते हैं, जिससे एंजाइम अटैच नहीं हो सकता, तो जिसकी वजह से जो पूरा प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। ठीक है, अब हमें अलग अलग टाइप के इनहिबिशन देखने को मिलता है, जैसे कि पहला कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें जो इनहिबिटर होता है इट रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इन द स्ट्रक्चर। ठीक, ये बिल्कुल सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेता है। ठीक है, तो इट कम्पीट्स विद द एंजाइम। ठीक है, एक्टिव साइट के लिए इट कम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ठीक, भाई साहब एंजाइम के पास तो एक ही एक्टिव साइट है जहाँ से जाकर सबस्ट्रेट जुड़ेगा। ठीक, लेकिन अगर ये भी उसके स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेगा तो जाहिर सी बात है कि एक्टिव साइट के लिए जो पोजीशनिंग है इसके लिए वो भी टक्कर देगा। ठीक है, तो हमें कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। एज अ रिजल्ट द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड टू द एंजाइम एंड द एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो पहला हो गया कॉम्पिटेटिव। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मेलोनेट इनहिबिट, जो मेलोनेट होता है वो सक्सिनेस डिहाइड्रोजिनेस को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है बाय मिमिकिंग द सबस्ट्रेट सक्सिनेट। ठीक, और ये इसका मेडिसिन में भी इस्तेमाल करता है। ठीक, जैसे कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड टू कंट्रोल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ठीक है,
ओवरऑल समरी की बात किया तो टेम्परेचर और पीएच अच्छा खासा इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी एक्टिविटी पर। सबस्ट्रेशन, जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इंक्रीज, जो हमारा रेट है वो वी मैक्स तक ही इंक्रीज करती है, उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं होता। और इनहिबिटर्स जो होते हैं वो ब्लॉक या रिड्यूस कर देते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, और खासकर अगर वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो तो ठीक है, तो वो सबस्ट्रेट के जैसे मिमिक कर सकते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर को वो मिमिक कर सकते हैं। If we talk about the classification nomenclature of enzyme, ठीक है, so it is the last part. Thousands of enzymes have been identified and studied. Enzymes are classified into 6 major classes based on the type of reaction they catalyze, ठीक है, जितने जिस प्रकार की वो रिएक्शन देते हैं उसके हिसाब से उनको 6 मेजर क्लासेस में बांटा गया है। हर एक एंजाइम को 4 डिजिट का नंबर दिया गया हुआ है फॉर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, और उन क्लासेस को 13 सब क्लासेस में बांटा गया है फॉर डिटेल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। पहले तो 6 मेजर क्लास में बांटा गया है, उनमें भी उनको 4 डिजिट का नंबर दिया गया है, और उन क्लासेस को फिर 4 से 13 सब क्लासेस में बांटा गया है डिटेल्ड क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। पहला है हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इट कैटलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक, रेडॉक्स रिएक्शन को कैटलाइज करता है बिटवीन टू सबस्ट्रेट, मतलब एक सबस्ट्रेट अगर हमारा रिड्यूस हो रहा है दूसरा ऑक्सीडाइज है तो ठीक, तो जो रिड्यूस हो रहा है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इट कन्वर्ट्स एथेनॉल टू एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। देखो, एक का रिडक्शन होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। दूसरा है हमारा ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर, ठीक, एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट पर ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करता है। जैसे कि हमारा कोई सबस्ट्रेट था, उस पर कोई फंक्शनल ग्रुप जी अटैच्ड था, ठीक है, और ये हमारा दूसरा सबस्ट्रेट था, इसने इसको ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, ठीक, हाइड्रोजन के अलावा, ठीक, सारे फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर हो सकते हैं, जी इज द ट्रांसफर ग्रुप, ठीक। जैसे कि एलानिन ट्रांसमीनेज जो होता है, ट्रांसअमाइनेज जो होता है, इट ट्रांसफर एन अमीनो ग्रुप, ओके, ठीक है। अभी इसके बाद काफ़ी पड़ा हुआ है यार, ठीक है। तीसरा है हमारा हाइड्रोलेज। इट कैटलाइजेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बाय ब्रेकिंग बॉन्ड यूजिंग वाटर, ठीक, पानी का इस्तेमाल करके ये बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। जैसे कि इट ब्रेक्स डाउन द ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन कार्बन, कार्बन हैलाइड और पीएन बॉन्ड्स, ठीक। जैसे कि लाइपेज इट ब्रेक्स डाउन द लिपिड्स, ठीक है। उसके बाद लाइजेस इट कैटलाइजेस द रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट विदाउट हाइड्रोलिसिस, ठीक, बिना हाइड्रोलिसिस के ही ये अलग अलग ग्रुप्स को रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। इट लीव बिहाइंड डबल बॉन्ड्स इन द सबस्ट्रेट, ओके। फॉर एग्जाम्पल फ्यूमेरेज इट कन्वर्ट्स फ्यूमेरेट टू मैलेट। अगला है आइसोमेरेज। फंक्शन क्या होता है, इट कैटलाइजेस द इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक एंड पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। इट कन्वर्ट्स वन आइसोमर इनटू अनदर। एग्जांपल के तौर पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेज है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। जब आप ग्लाइकोलाइसिस वाले साइकिल पढ़ते हो ना तो उसमें ये चीज़ दी हुई है, ठीक है, कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है तो उसमें आइसोमेरेज एंजाइम का काम होता है, ठीक है। अगला है लाइगेजेस। इट कैटलाइजेस द ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स बाय फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड्स, ठीक है, नए बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि CO बॉन्ड हो गया, CS बॉन्ड हो गया, CN हो गया, PO एक्सेट्रा बॉन्ड हो गया, ठीक है। जिसकी DNA लाइगेज होता है जो 2 DNA स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करता है, ज्वाइन द DNA स्ट्रैंड्स। ओवरऑल एग्जाम देखो, ओवरऑल समरी क्या है कि ऑक्सीडो रिडक्टेज जो होता है इट कैटलाइजेस रिडॉक्स रिएक्शन। ट्रांसफरेज फंक्शनल ग्रुप के ट्रांसफर में हेल्प करता है। हाइड्रोलेज ये पानी का इस्तेमाल करके बॉन्ड को ब्रेक करता है। लाइगेज ये विदाउट हाइड्रोलिसिस ग्रुप को रिमूव करता है। आइसोमेरेज ये आइसोमर्स में कन्वर्ट करता है, और लाइगेज ये मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कराता है बाय फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड्स, ठीक है ना। कोफैक्टर्स की बात करें तो एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पता है भाई साहब। इन मेनी केसेस दीज एंजाइम्स नीड नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड कोफैक्टर टू बिकम कैटालिटिकली एक्टिव, ठीक है। देखो जनरली तो एक्टिव होते हैं बट कभी कभी इनको एक कोफैक्टर की आवश्यकता होती है एक्टिव होने के लिए। विदाउट कोफैक्टर दी एंजाइम्स रिमेन इनएक्टिव। इन कोफैक्टर्स के बिना कैसे होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सो द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम विदाउट द कोफैक्टर इज कॉल्ड एपो एंजाइम, ठीक।
तो एंजाइम का वो प्रोटीन पार्ट जिनमें कोफैक्टर नहीं अटैच है उसको हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कोफैक्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, इसमें 3 प्रकार के दिए हुए हैं। जैसे पहला होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इट बाउंड टाइटली टू दी एपो एंजाइम्स, ऑफन परमानेंटली बाउंड कर जाते हैं, जैसे कि इन पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज विच ब्रेक्स डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, दूसरा है हीम, इट इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट। ठीक, 2 एग्जांपल, पहला पेरोक्सीडेज कैटालेज और हीम। अब दूसरा है को एंजाइम्स। ठीक, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे टेम्पररली बाइंड टू द एंजाइम ड्यूरिंग कैटालिसिस, इट पार्टिसिपेट इन मल्टीपल एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे नैड और एनएडीपी, मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और एनएडीपी। ठीक है, मतलब एन में फॉस्फेट आ गया। इट कंटेन विटामिन नियासिन। ठीक है, दिस कोएंजाइम असिस्ट इन दी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तीसरे टाइप के होते हैं हमारे मेटल आयंस विच आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, एंड दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद, अगर साइड चेन से बनाया एट द एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट से बनाया टू स्टेबलाइज द रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे जैसे जिंक होता है, इज अ कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जो कि एक प्रोलिटिक एंजाइम होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोफैक्टर्स, इट इज कैटालिटिकली एक्टिव बनाता है, विदाउट द कोफैक्टर एंजाइम लूजेस इट्स एबिलिटी टू कैटलाइज रिएक्शन। दिस हाईलाइट्स द कोफैक्टर्स आर एसेंशियल फॉर एंजाइम फंक्शनैलिटी। ओवरऑल समरी, एंजाइम्स ऑफन रिक्वायर्स कोफैक्टर टू बिकम एक्टिव अगेन। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। को एंजाइम्स जो होते हैं वो ट्रांजिशनली एसोसिएटेड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, मतलब कभी विटामिन भी हो सकते हैं। मेटल जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, और अगर को फैक्टर को रिमूव कर दिया जाए तो जो हमारा एंजाइम है वो कैसा हो जाएगा, जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको वो लूज कर देता है। ठीक है, आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अभी तक आपको सीरीज़ में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। हमने 10 चैप्टर कवर कर चुके हैं। ठीक है, हम जल्दी जल्दी और भी चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि जल्द से जल्द ख़त्म करके एक बार फिर से हम वन शॉट में क्लास 11th की एनसीईआरटी और क्लास 12th की एनसीईआरटी को कवर कर सकें। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।